हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10। टॉपिक हमारा है इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोग्राफिकल मैप्स फर्स्ट। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ अ टोपोग्राफिकल मैप्स फर्स्ट। यहाँ पर टोपोग्राफिकल मैप के बारे में हम जानेंगे। टोपोग्राफिकल मैप हमने इसके पहले 8th क्लास में भी स्टडी किया था, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा और डिटेल में उसको जानेंगे। यानी कि एक टोपोग्राफिकल मैप का कॉन्सेप्ट जानेंगे, साथ ही साथ उसका बैकग्राउंड क्या रहा इसके बारे में जानेंगे, उसके यूजेस जानेंगे और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर जानेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं और मैप को फिर आगे हम रीड करना जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन किसी मैप के बारे में हम जानते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ अ मैप, किसी भी तरीके का मैप। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ अ मैप, मैप का कॉन्सेप्ट हम जानेंगे। मैप क्या है? मैप हम देखें तो हमारी अर्थ या अर्थ के किसी एक पार्ट का रिप्रेजेंटेशन है हमारी पेपर पर। ओके, पेपर पर हमारी अर्थ या फिर अर्थ के किसी एक पार्ट का रिप्रेजेंटेशन है क्या? मैप। अ मैप इज अ सिंप्लीफाइड डिपिक्शन, ओके, अर्थ या उसके किसी पार्ट का। इट इज अ टू डायमेंशनल फॉर्म। टू डायमेंशनल फॉर्म, जैसा कि हम देखते हैं हमारी अर्थ जो है वो स्फीयर शेप में है, या हम ग्लोब को देखें तो ग्लोब क्या है? 3 डायमेंशनल फॉर्म है हमारी अर्थ का। ठीक है, जैसे कि हमारी अर्थ है, वहीं पर हम देखते हैं कि मैप जो है हमारी अर्थ, जैसे कि इसको हम मान लें कि क्या है? हमारी अर्थ है। कुछ पोर्शन जो है वो हमें यहाँ फ्रंट पर दिख रहा है, कुछ जो है हमें बैक साइड में भी है। वहीं पर मैप को हम देखें तो 2 डायमेंशनल है। ओके, ये पूरी ही अर्थ को, यानी कि इसका एक खुला हुआ रूप जो है वो हमारा मैप होता है। ओके, तो ये 2 डायमेंशनल फॉर्म है हमारी अर्थ का। ओके, मैप्स आर ड्रॉन एट अ स्केल एंड प्रोजेक्शन। तो जैसा कि हमारी जो अर्थ है वो कैसे है? स्फीयर शेप में है। ग्लोब हमारा उसको शो करता है राउंड शेप के द्वारा। वहीं पर हम देखें कि मैप जो है ये क्या है? इससे जो हमारा ग्लोब है उससे क्या है? इसका ट्रांसफर जो है पेपर पर होना, किसके द्वारा? स्केल और प्रोजेक्शन के द्वारा, जिसमें क्या है? लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल लाइंस जो है इनके द्वारा हम इसको क्या करते हैं? पेपर पर ट्रांसफर करते हैं। ओके, इसी को हम कहते हैं क्या? प्रोजेक्शन। मैप्स आर ड्रॉन एट अ स्केल एंड प्रोजेक्शन। तो स्केल यहाँ पर भाई हम लोग क्या करते हैं? स्केल यहाँ पर लेते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी अर्थ जो है उसको क्या कर सकते हैं? एक पेपर पर शो करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। जहां पर एक स्केल ली जाती है, उस स्केल के द्वारा इसको रिड्यूस किया जाता है इसका साइज, वरना अर्थ तो कितनी बड़ी है ना? तो उसके साइज को रिड्यूस करके यहाँ पर एक्चुअल तरीके से शो किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिफरेंट फीचर्स। अब हमारी अर्थ जो है उसके डिफरेंट फीचर्स हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं अलग अलग मैप्स जो है उनका भी यूज होता है। जैसे ग्लोब में हम देखें हमें बस एक तरीके का ही स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। वहीं मैप को अगर हम देखते हैं, चाहे पूरी अर्थ को हम देखें या अपनी किसी कंट्री को देखें, या अपने कंट्री के ही किसी स्टेट को हम देखें, तो वहां पर क्या है? अलग अलग चीजों को शो किया जाता है। उनके लिए अलग अलग कलर, सिंबल और साइन जो है इनका यूज किया जाता है, जिससे कि हम उसको ज्यादा इजी तरीके से समझ सकते हैं। इसको फिर से समझते हैं। जैसे कि क्या है? किसी मैप पर फिजिकल फीचर्स बने हैं जहां पर अलग अलग कलर्स का यूज हुआ है। उस अलग अलग कलर्स के यूज से हम ये जान सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का रिलीफ जो है वो दिखाया गया है। ओके, यानी कि किस तरीके का लैंडफॉर्म जो है वो शो किया गया है, वो अलग अलग कलर, सिंबल, साइन, इन चीजों का यूज करके हम किसी भी मैप को इजिली समझ सकते हैं। जिसके तो मैप में क्या है? चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए कलर, सिंबल्स एंड शेड जो है इनका यूज किया जाता है। अ मैप डिफाइंड एज अ सेलेक्टिव, सिंबलाइज्ड एंड जनरलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो एक मैप जो है वो क्या करता है? सेलेक्टिव, सिंबलाइज्ड एंड जनरलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन है हमारी अर्थ या उसके किसी एक पार्ट का। चलिए बच्चों, बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ अ मैप। मैप की इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। तो मैप जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि मैप के द्वारा इतनी बड़ी जो अर्थ हमारी है उसके बारे में हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या एक जगह बैठे बैठे ये इंफॉर्मेशन हमें इजिली मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। लेकिन एक मैप के द्वारा हम एक जगह पर बैठे बैठे बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। ओके, तो इतनी बड़ी हमारी जो अर्थ है उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन पाने के लिए मैप जो है वो एक बहुत ही अच्छा जरिया है। मैप की बात करें, एसेंशियल टूल होता है किसका? एक ज्योग्राफर का। ज्योग्राफर जो कि हमारे देश दुनिया की खोज करता है।
कहाँ पर कौन से रिसोर्सेज हैं, किस तरीके का रिलीफ है, किस तरीके का कहाँ पर क्या चीज़ें पाई जाती हैं, रिसोर्सेज वगैरह, इन सारी चीज़ों की खोज जो है वो एक जोग्राफर करता है, जहाँ पर मैप जो है उसके लिए बहुत यूज़फुल होता है। मैप की हेल्प से वो किसी जगह पर पहुँच सकता है, उस जगह पर क्या चीज़ें कैसे पाई जाएंगी इसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो आगे की रिसर्च जो है वो ईजिली कर सकेगा। प्लानर्स जैसे मान लीजिए कि टाउन प्लानर्स हैं, सिटी प्लानर्स हैं, तो अब प्लानिंग जो है वो कहाँ पर की जाती है, मान लीजिए टाउन प्लानिंग करनी है, कहाँ पर की जाएगी, वो वहाँ पर की जाएगी जहाँ पर क्या है, रिलीफ जो है वो लोगों के रहने के लिए अच्छा हो, आसपास रिवर हो। हमने देखा है कि पब्लिक जो है, पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पर रहती है, ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो ऐसी जगह पर रहती है जहाँ पर लाइफ जो है वो ईजी हो सके यानी आसपास माइंस भी हो, ठीक है, लोगों को काम धंधे मिल सके, आसपास रिवर हो। सबसे पहला जो वाटर सोर्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो आसपास ये चीज़ें हैं, तो वहाँ पर क्या है, टाउन प्लानिंग जो है वो करना ईजी होगा, आने जाने की सुविधा हो, रिलीफ वहाँ का अच्छा हो, ठीक है। तो टाउन प्लानर जो है इनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। अदर रिसोर्सेज साइंटिस्ट, ठीक है, तो इतने सारे जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, कहाँ पर क्या चीज़ें मिल रही हैं हमारी ज़मीन के अंदर, तो वो क्या है, साइंटिस्ट जो है उनकी खोज करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। क्यों? क्योंकि अगर उनके पास एक मैप है, मैप से वो किसी जगह पर पहुँच सकते हैं, या किसी जगह का रिलीफ उस जगह पर है, तो वो आगे की संभावना, ठीक है, आगे के लिए वो संभावना जता सकते हैं कि इस जगह पर ये रिसोर्सेज हो सकते हैं, तो आगे वो उस पर रिसर्च कर सकते हैं। तो मैप जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है उनके लिए। आगे इसके अलावा नेविगेटर्स जो है, इनके द्वारा भी ये यूज़ किया जाता है। नेविगेटर्स, अगर बीच नदी में किसी को छोड़ दिया जाए, बिल्कुल पूरा घुमा दिया जाए, आप किधर की डायरेक्शन से आ रहे नहीं पता, आपको पूरा घुमा दिया जाए, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किधर से आ रहे थे और किधर को जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो एक नेविगेटर के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। क्यों? क्योंकि रिवर का जिधर रास्ता दिख रहा है उस रास्ते तो हम चलते चले जाएंगे, लेकिन अब कहाँ पर जाना है ये आइडिया नहीं रहेगा, तो इसके लिए मैप जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है एक नेविगेटर के लिए। कंपास है और साथ ही साथ उसके पास मैप है, तो कहीं पर भी इजीली पहुंच सकता है। नेक्स्ट है हिस्टोरियंस, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। हिस्टोरियंस के लिए भाई कहाँ पर क्या चीज़ें पाई जा रही हैं, कौन सी हिस्ट्री जो है उसकी वो खोज कर रहे हैं। जैसे हम बात करें मेसोपोटामिया में ये मिला, आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये मिला, तो मैप जो था इसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हुआ, जिसकी वजह से ये सारी रिसर्च जो थी वो हो सकी। तो हिस्टोरियन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। एडमिनिस्ट्रेटर्स, इनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आगे हम बात कर रहे हैं, ट्रेडर्स हो गए, उनके लिए बहुत यूज़फुल है, कहाँ से कहाँ पर जाना है। टीचर्स हो गए, उनके लिए यूज़फुल है, भाई टीचर्स क्या कर रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो इनके लिए मैप जो है बहुत यूज़फुल है। स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है अपनी देश दुनिया के बारे में जानना। और साथ ही साथ आपके पास, आपने देखा कितनी तरीके के मैप होते हैं, आपके किसी मैप में सॉइल के बारे में आप पढ़ रहे हैं, किसी में जो है आप एग्रीकल्चर के बारे में देख रहे हैं, कहीं पर आप रिवर्स के बारे में देख रहे हैं, कहीं आप रेनफॉल के बारे में देख रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से चीज़ों को जानने के लिए, एक ब्रॉड एरिया में, ब्रॉड तरीके वे में जानने के लिए मैप जो है वो बहुत ही यूजफुल होता है स्टूडेंट्स के लिए भी। चलिए बात करते हैं एसेंशियल ऑफ मैप मेकिंग। मैप मेकिंग के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो हम जानेंगे। सबसे पहले आता है टाइटल। टाइटल जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, उसी से हम जान सकते हैं कि मैप जो है वो किस बारे में है, यानी कि मैप का कंटेंट क्या है ये हमें पता चलता है उस टाइटल से। इट शोज द कंटेंट ऑफ द मैप। एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल मैप होता है, तो उससे क्या है, अगर मान लीजिए इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, उससे हमें पता चलती है अपने अपने जो स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज के बारे में पता चलता है। वर्ड के वे में देखें तब भी क्या है, बाउंड्रीज जो है वो हमें पता चलती है। वहीं अगर हम इंडिया में देखें एग्रीकल्चर, कहाँ पर किस तरीके की क्रॉप जो है वो पाई जाती है, कहाँ पर एग्रीकल्चर कैसा होता है, तो ये चीजें हमें कैसे पता चलती हैं, किसी मैप के टाइटल से। तो टाइटल जो है वो बहुत जरूरी है। अगर क्या है कि किसी मैप में मान लीजिए रेनफॉल जो है वो शो कर दिया, टाइटल नहीं है, तो हमें नहीं पता चलेगा ये किस चीज को शो किया गया है। तो टाइटल क्या है, मैप का कंटेंट को शो करता है। नेक्स्ट है डायरेक्शन। अच्छा, टाइटल हम देखेंगे तो किसी मैप को जब आप देखेंगे आपके राइट साइड में, अपर साइड में होता है। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है भाई, कार्डिनल डायरेक्शन, यानी कि चारों दिशाएं जो है वो हम देखते हैं एक मैप पर शो की होती हैं, या फिर कहीं कहीं पर हम देखते हैं किसी मैप में इस तरीके से एरो जो है वो बना होता है। ये एरो क्या है, ये एरो जो है वो नॉर्थ को शो करता है, ठीक है। तो या तो आपको कार्डिनल डायरेक्शन के द्वारा मैप में डायरेक्शन जो है वो शो किया जाता है,
ठीक है, और या फिर क्या होता है, इस तरीके से एरो जो है, सॉरी, इस तरीके से एरो जो है वो यहाँ पर शो रहता है, जो कि अपर साइड में नॉर्थ को शो कर रहा होता है। अच्छा, ये आपका जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर शो होता है, किसी मैप के आप देखेंगे अपर साइड में लेफ्ट में भी होता है एंड राइट में भी होता है, किसी भी साइड में इसको शो किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्केल। अब ये स्केल जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि हमारा जो मैप है वो एक तरीके से एक्यूरेसी दिखाता है किसकी, कि एक्चुअल ग्राउंड जो है उस पर कौन सी चीज़ कहाँ पर शो हो रही है, वो हमको मैप पर सही तरीके से कैसे पता चलेगी, स्केल के द्वारा। इसीलिए जब मैप जो है वो बनाए जाते हैं तो उसमें स्केल जो है वो लिया जाता है, उस स्केल पर बेस करके मैप बनाया जाता है। वरना क्या है कि अगर जैसे मान लीजिए कि हमारी कंट्री को हम ले लें या किसी भी कंट्री को ले लेते हैं, ठीक है, या पूरा वर्ल्ड जो है वो हमने ले लिया। अब क्या है, कोई किसी कॉन्टिनेंट को हमने जो है किसी भी साइज में दिखा दिया, ठीक है, अगर हमने स्केल नहीं मानी है तो हमने क्या किया कि जो कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, तो एशिया जो है वो सबसे बड़ा है। लेकिन अगर हमने स्केल नहीं ली है तो हम क्या करेंगे, अपने अंदाजे से जब बना रहे हैं तो किसी कॉन्टिनेंट को हमने इस तरीके से बनाया, यहाँ पर क्या है हमने ऑस्ट्रेलिया दिखा दिया, यहाँ पर हमने एशिया दिखा दिया। तो अब अगर हम देखें तो एशिया जो है ऑस्ट्रेलिया से बहुत बड़ा है, बट अगर स्केल नहीं है तो उसके मुकाबले क्या है, हमें छोटा तो दिख रहा है बट वो जो एक्चुअल ग्राउंड पे जिस तरीके से है वो नहीं शो हो पा रहा है। तो इसके लिए स्केल बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल ग्राउंड पे कौन सी चीज़ किस जगह पर किस साइज में है, उसका सही तरीके से पता हमें एक स्केल के द्वारा लगता है। तो स्केल पर बेस करके मैप जो है वो बनाए जाते हैं। शोज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन द मैप टू द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ओके, जैसे आपने देखा होगा स्केल अलग अलग तरीके से होती है, यानी कि यहाँ पर स्केल जो लिया जाता है वो आपके मैप पर डिपेंड करता है, मैप के एरिया पर। यानी आपके पास जो पेपर है उस पर जो मैप आप शो कर रहे हैं उसका एरिया कितना है। जैसे अगर एक मैप पर हम क्या करेंगे, हम पूरा वर्ड जो है वो शो कर रहे हैं तो वहाँ पर स्केल जो है वो हमें बहुत स्मॉल लेना पड़ेगा, ठीक है। A4 शीट मान लीजिए आपके पास है, उस पर हम वर्ड को शो कर रहे हैं तो वहाँ पर स्केल हम बहुत छोटा मानेंगे, तभी हम सारी चीज़ें जो है वो शो कर पाएंगे। वहीं पर उसी A4 शीट पर हमें क्या करना है, इंडिया को शो करना है। तो जब हम इंडिया को शो कर रहे हैं तब हम स्केल उससे बड़ा लेंगे, क्योंकि उसी A4 शीट पर हमें सिर्फ एक जो पूरे मैप में हम देख रहे हैं, ठीक है, वर्ड A4 शीट पे ही हमें ये पूरा वर्ड जो है वो शो करना है। वहीं पर अब हमें क्या करना है, उसी A4 शीट पर एक यहाँ का जो पोर्शन है बस इतना पोर्शन शो करना है, तो यहाँ पर स्केल जो है वो हम बढ़ा देंगे। वहीं पर क्या है, हम अपने किसी स्टेट को शो कर रहे हैं तो स्केल जो है वो बढ़ा देंगे। तो स्केल जो है वो चेंज होती रहती है अपने पेपर और जो एरिया हम ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब स्केल की बात करें, ये कहाँ पर शो होता है, तो स्केल भी हम देखेंगे किसी भी मैप के बॉटम साइड में, कभी लेफ्ट कभी राइट, कहीं पर भी ये शो रहता है। नेक्स्ट है की जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ सिंबल्स यूज्ड इन द मैप, ठीक है, किसी मैप में कौन सा सिंबल जो है वो यूज किया गया है उसको ये एक्सप्लेन करता है। कि इंडेक्स या फिर लीजेंड, इन सभी नामों से हम इसको जानते हैं। इसको भी हम देखते हैं कि किसी भी मैप में ये क्या है, जब आप इस मैप को देखेंगे तो आपके राइट साइड में बॉटम साइड में राइट हैंड की तरफ इसको शो किया जाता है। ओके, अभी हम इन चीज़ों को आगे देखेंगे। तो की जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी मैप में क्या किया गया है, बहुत सारे सिंबल जो है अलग अलग चीज़ों के लिए बना दिए। जैसे किसी मैप में आपको क्रॉप शो करनी है, अब क्रॉप आपको शो करनी है, कहीं पर क्या है कॉटन आप शो कर रहे हैं, कहीं पर आप जो है राइस शो कर रहे हैं, कहीं पर आप वीट जो है वो शो कर रहे हैं। तो क्या ये कैसे शो करेंगे, ठीक है, हर जगह पर आप राइस जो है ये लिखना, ये चीज़ें तो नहीं होंगी। उसके लिए क्या है, कोई ना कोई हम सिंबल लेंगे। अब जब हम सिंबल लेंगे उसका पता कैसे चलेगा। ओके, तो इसके लिए की होती है, जहां पर हमने जो सिंबल लिया है उसको हम क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसे राइस है, राइस के लिए हमने मान लीजिए ट्रायंगल जो है ये ले लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने मैप में जहाँ पर ट्रायंगल बना होगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस जगह पर राइस को शो किया गया है। वहीं पर क्या है, हमने क्रॉस जो है ये ले लिया। अब ये क्रॉस जो है वो वीट को शो कर रहा है, जहाँ जहाँ पर क्रॉस होगा हम जानेंगे अच्छा ये क्या है, ये वीट को शो कर रहा है। तो इसलिए इंडेक्स जो है या फिर की, लीजेंड जो भी कह लीजिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। चलिए आइए अब एक बार इन चीज़ों को हम एक मैप पर देख लेते हैं। हमारे सामने ये एक मैप है। सबसे पहले टाइटल की बात हमने की थी, तो टाइटल देख लेते हैं। यहाँ पर ये मैप जो है वो किस चीज़ को शो कर रहा है या फिर इस मैप का कंटेंट क्या है। तो यहाँ पर इस मैप का कंटेंट जो है वो है नेचुरल वेजिटेशन। ये मैप जो है वो नेचुरल वेजिटेशन को शो कर रहा है भारत के अंदर। ओके, नेक्स्ट हमने क्या देखा था, मैप था, सॉरी टाइटल था।
टाइटल के बाद हमने देखा था स्केल देखा था। तो स्केल जो है हमने बात की थी कि वो क्या होता है, स्केल जो होती है बॉटम साइड में लेफ्ट या राइट कहीं पर भी होती है। तो यहाँ पर देखिए एक स्केल जो है वो हमें दिख रही है। स्केल जो है हमने जैसे बात की थी कि ये स्केल जो है वो अलग अलग ली जाती है, जिस हिसाब से आपका एरिया है और पेपर है उसके अकॉर्डिंग इसको लिया जाता है। नेक्स्ट हमने देखा था डायरेक्शन। डायरेक्शन मैंने बोला था अपर साइड में या तो लेफ्ट होता है या तो राइट होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये डायरेक्शन यहाँ पर शो हो रहा है, जहां पर क्या है एक ही एरो जो है वो ऊपर की तरफ शो हो रहा है। कहीं पर क्या है ये आपको पूरा चारों तरफ का शो होता है कार्डिनल डायरेक्शन, कभी क्या है सिर्फ नॉर्थ जो है वो शो कर दिया जाता है। अगर नॉर्थ आपको पता है या कोई भी एक डायरेक्शन पता है तो बाकी के तीनों डायरेक्शन जो है आप इजिली जान जाते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन जो है नॉर्थ ये शो कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या था, वो था की, ठीक है, जिसको हम लोग ने कहा कि इंडेक्स लीजेंड किसी भी नाम से जानते हैं। तो वो यहाँ पर है। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर क्या है डार्क ग्रीन से शो कर रखा है क्या चीजें, जहां पर भी ये क्या है सबसे ज्यादा डार्क वाला ग्रीन है तो उस जगह पर क्या है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ये शो कर रहा है, क्योंकि हमें क्या है अलग अलग कलर से शो कर दिया गया। अगर ये नहीं है तो हम नहीं जानेंगे कि क्या चीजें कहाँ पर शो की गई हैं, ठीक है, किस तरीके का वेजिटेशन कहाँ पर पाया जाता है। तो इसके लिए ये जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो सबसे ज़्यादा डार्क सा जो था वो हमें ये दिख रहा था। फिर इसके बाद हमें ये वाला कलर दिख रहा है, ये किसको कर रहा है, ट्रॉपिकल डेसिजुअस फॉरेस्ट जो है इसको शो कर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है इस तरीके का ग्रीन जो है वो हमको शो कर रहा है क्या, मोंटाना फॉरेस्ट जो है इनको शो कर रहा है। नेक्स्ट है ये जो थोड़ी थोड़ी जगहों पर शो हो रहा है ना, तो ये क्या है मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है इनको शो कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हमें कहाँ से पता चलेंगी, ये हमारा जो की होता है इसी से पता चलती है। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैप्स। तो मैप्स के टाइप्स जो है इनके बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। तो मैप्स के टाइप्स दो बेस पर समझेंगे। फर्स्ट जो है स्केल बेस पर और दूसरा उनके फंक्शन के बेस पर हम यहाँ पर समझेंगे। इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्केल एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। तो स्केल के बेस पर यहाँ पर हम देखेंगे। स्केल बेस पर अगर मैप का क्लासिफिकेशन हम देखें तो दो तरीके का देखने को मिलता है। फर्स्ट है लार्ज स्केल मैप और दूसरा जो होता है वो है स्मॉल स्केल मैप। ओके, लार्ज स्केल मैप कहां पर होगा बच्चों, हमने इसके पहले ही डिस्कस किया था। लार्ज स्केल मैप जब हम क्या करते हैं एक छोटे से एरिया को अपने पेपर पर जब हम शो करते हैं तो वहां पर हम लार्ज स्केल जो है वो लेते हैं। जैसे हमने देखा वर्ल्ड का मैप, उससे छोटे आए हम अपनी कंट्री का मैप देखें, कंट्री में भी और छोटे पर आते हैं तो हम स्टेट का मैप देखते हैं, उसमें भी किसी सिटी का मैप हम देखेंगे तो ये लार्ज स्केल मैप आएगा आपका। जब हम सिटी का मैप देख रहे हैं या किसी सिटी के हम किसी एरिया को देख रहे हैं वो आपका लार्ज स्केल मैप आएगा। ओके, यानी कि एक एरिया को A4 शीट पर हम वर्ल्ड का भी मैप देख रहे हैं, कंट्री का भी मैप देख रहे हैं और उसी पर हम किसी एक एरिया को देख रहे हैं किसी सिटी के, तो वो वहां पर क्या है हम लार्ज स्केल का यूज करते हैं, जिसमें कि हमें बहुत सारी तब हम इंफॉर्मेशन उसमें हमें मिल सकती है या हम शो कर सकते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन। क्यों, क्योंकि अब हमारे पास प्लेस जो है वो काफी ज्यादा बड़ा है। ओके, तो लार्ज स्केल मैप जो है यहाँ पर स्केल जो है वो बड़ी ली जाती है। जैसे हम बात करें 1:2,50,000 या 1:50 लाख जो है इस तरीके से हमने ले लिया स्केल। ओके, तो यहाँ पर क्या है इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर हमारे पेपर पर 1 सेंटीमीटर जो है वो एक्चुअल ग्राउंड के 2,50,000 सेंटीमीटर को शो कर रहा है। यहाँ पर क्या है यूनिट जो है वो सेम रहेगी। ओके, ये चीज क्या जब हम वर्ल्ड मैप देख रहे हैं या हम अपनी कंट्री का मैप देख रहे हैं वहां पर ये स्केल हम ले सकते हैं, वहां पर हम ये स्केल नहीं ले सकते क्योंकि उस बड़े से एरिया को हमें शो करना है। अगर हम सिर्फ इतना जो है सेंटीमीटर उसको शो कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर के द्वारा तो हमारा पोर्शन जो है वो उस पर पूरा शो नहीं हो पाएगा। ओके, तो लार्ज स्केल मैप। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हो गया कैडेस्ट्रल मैप। कैडेस्ट्रल मैप जो है ये क्या होता है, तो कैडेस्ट्रल मैप जैसे कि हम बात करें जो लैंड, ठीक है, इसका यूज होता है 1935 में किया गया था। लैंड जो होती है ना, अब कहीं बार हम देखें जैसे खेत होते हैं लगातार, लोगों के फील्ड्स होते हैं जो कि लोग एग्रीकल्चर के लिए मान लीजिए यूज कर रहे हैं, वो क्या है सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहाँ पता कि किसका कहाँ पर आ रहा है खेत, कहाँ तक उसका खेत है, ठीक है, तो उसका बाउंड्रीकरण जो है वो कराना वो क्या है, वो है कैडेस्ट्रल मैप। ठीक है, उसके लिए कैडेस्ट्रल मैप जो है इनका यूज किया गया। नेक्स्ट है टोपोग्राफिकल मैप्स। टोपोग्राफिकल मैप्स किसी भी एरिया के बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यानी एक छोटे से एरिया को जब हम शो कर रहे हैं एक पेपर पर तो उसमें क्या है कि हम उस एरिया की बहुत सारी चीजें जो है वो हमें यहां से इंफॉर्मेशन मिलती है या शो करते हैं। जैसे टोपोग्राफिकल मैप जो है इसका यूज हम देखें, अब आप मान लीजिए कहीं पर जा रहे हो, ठीक है,
आप कहीं पर जा रहे हैं तो आज के टाइम में क्या है, आपने जीपीएस जो है वो ऑन किया और आप निकल गए। जब आप निकलते हैं तो आप जब अपने जीपीएस को देखते हैं तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर एक सिंपल मैप लेके निकलेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। लेकिन जब आप अपना जीपीएस जो है वो ऑन कर रहे हैं तो आपको और चीज़ें शो करता है। हाँ, ये चीज़ है, यहाँ से आपको टर्न लेना है, आसपास ये चीज़ है, यहाँ से आपको टर्न होना है, राइट होना है, लेफ्ट होना है, स्ट्रेट जाना है, ये चीज़ें आपको शो होती है उसमें। उसी तरीके से आपका टोपोग्राफिकल मैप है कि यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। जैसे किसी एरिया का टोपोग्राफिकल मैप है जो हमें ये भी दिखाएगा कि इस जगह पर क्या है, डिस्पेंसरी है। अगर आप ये अपनी कंट्री का मैप देख रहे हैं, क्या उसमें शो हो रहा है कि डिस्पेंसरी कहाँ है? नहीं शो होगा। आप स्टेट का भी देखेंगे तो भी नहीं होगा। वहीं पर टोपोग्राफिकल मैप जो कि एक छोटे एरिया को शो कर रहा है, तो आपको डिस्पेंसरी जो है वो भी शो हो जाएगा। उसी में टेंपल कहाँ पर आ रहा है वो भी आपको शो हो जाएगा। आपको टेंपल की जरूरत है, आप वहां पहुंच गए, आपको डिस्पेंसरी की जरूरत है, वहां पहुंच गए, और या वहां से आपको जिस जगह पे भी जाना है उसके लिए टर्न दिखाया है, स्ट्रेट दिखाया है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो टोपोग्राफिकल मैप जो है वो किसी भी जगह पे जाने के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। अगर आप किसी एरिया में गए और आपको उसके बारे में पता नहीं है और आपके पास टोपोग्राफिकल मैप है तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। इसका यूज हम देखें तो आर्मी के लोग जो है वो बहुत ज्यादा करते हैं, उनके लिए बहुत यूजफुल होता है। ओके, चलिए आइए यहाँ पर एक बार टोपोग्राफिकल मैप जो है इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए टोपोग्राफिकल मैप है जो कि आपकी बुक में भी होगा। यहाँ पर अगर हम इसको देखें जूम करके, है ना, तो इसको जब हम देखते हैं जगह जगह पर क्या है, ब्लू कलर के स्पॉट दिख रहे हैं। आपकी तरफ से नहीं क्लियर हो रहा होगा, लेकिन जब आप अपने पास की टोपोग्राफिकल शीट देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर ब्लू कलर के स्पॉट जो है वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि यहाँ पर क्या है, वाटर सोर्सेज है, जैसे टैंक हो गया, वेल हो गया, ये सारी चीजें हैं। तो टोपोग्राफिकल मैप जो है इस तरीके से बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। इसमें क्या है, डिस्पेंसरी जो है उसका जो सिंबल है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि साइन सिंबल कलर्स जो है उनका आपको नॉलेज होनी चाहिए। कन्वेंशनल साइन सिंबल कलर्स जो है ये आपको पता हो। जब आपको पता होंगे तभी आप क्या करेंगे, इसको सही तरीके से रीड कर सकेंगे, समझ सकेंगे। ओके, तो आप जो है डिस्पेंसरी का साइन आपने देखा तो आपको समझ में आ गया, अच्छा इस तरफ क्या है, डिस्पेंसरी है, इस जगह क्या है, टेम्पल है, इस जगह क्या है, मस्जिद है। ठीक है, तो आपको वो पूरी इन्फॉर्मेशन जो है इस टोपोग्राफिकल मैप जो है इससे मिलती है। ओके, तो स्मॉल स्केल मैप हमारा हो गया। अब हम आते हैं किस पर, लार्ज स्केल मैप पर। चलिए, तो लार्ज स्केल मैप हो गया। अब हम आते हैं स्मॉल स्केल मैप पर। तो स्मॉल स्केल मैप की बात हम करें तो जैसे कि एटलस मैप हो गया। अब एटलस मैप क्या होते हैं, यहाँ पर क्या है, या जो आपका एटलस मैप है यहाँ पर हम लोग स्मॉल स्केल का यूज देखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक छोटे से शीट में हमें बड़े एरिया की इंफॉर्मेशन मिल रही होती है या देनी होती है, तो यहाँ पर जो स्केल होगा वो क्या होगा, वो छोटा लिया जाएगा। एटलस मैप की हम बात करें, क्या होते हैं एटलस मैप्स, तो एटलस मैप्स बहुत सारे मैप्स की बुक होती है, जहां पर क्या है, बहुत सारे मैप्स का कलेक्शन होता है, उसे हम एटलस मैप कहते हैं। जैसे अगर आप अपनी ज्योग्राफी बुक देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि आपके में थ्योरी भी काफी सारा दिया है और मैप भी दिया है, बट इसे हम एटलस मैप नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास थ्योरी के साथ ही साथ मैप जो है वो भी दिया है। जब आप एटलस मैप देखेंगे तो वहां पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ पूरे जो मैप्स हैं इनका कलेक्शन होता है, पूरी उनकी बुक होती है। नेक्स्ट है वॉल मैप्स। वॉल मैप्स की बात हम लोग करें तो यहाँ पर ये भी क्या है, ये भी आपका स्मॉल स्केल मैप होता है। ये आपने देखा होगा आपके स्कूल्स में, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो भी अपने घर में लगा कर रखते हैं वॉल मैप, जिससे कि हमें क्या है, वॉल मैप की बात करें तो वर्ल्ड का भी होता है, कंट्री का भी होता है, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक, चलिए ये देख लेते हैं। ये आपका हो गया एटलस मैप। ओके, एटलस मैप जहां पर ये आपको दिख रहा है क्या, कि एक बुक है जिसमें मैप्स जो हैं वो बने हुए हैं। आप इसके पेज आगे पीछे कहीं भी पलटेंगे तो पूरे क्या है, सिर्फ आपको मैप्स जो है यही बने हुए दिखेंगे अलग अलग चीज़ों के लिए। जैसे क्या है, रूट्स जो हो गए जगह जगह के, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, रिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे मैप्स का कलेक्शन ये होता है। हम बात कर रहे हैं किसकी, वॉल मैप। वॉल मैप एज अ पोस्टर, ठीक है, एक पोस्टर की तरह ये होता है जो कि आप दीवार पर लगाते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका यूज़ करते हैं, दीवार पे लगा है, जब भी कुछ भी काम कर रहे हैं और इसको बराबर अपना देख रहे होते हैं, और उससे उनको इन्फॉर्मेशन जो है वो उनकी बढ़ती चली जाती है। तो इस तरीके से क्या है, वॉल पे लगा हुआ है, और ठीक है, चाहे यहाँ पर क्या है, हैंग करने के लिए होता है पॉइंट, उसे हैंग कर दिया, और या फिर क्या है, इसको आपने कहीं पर
गम वगैरह के द्वारा या टेप जो है उसके द्वारा इसको क्या किया, स्टिक कर दिया, और उसके बाद इंफॉर्मेशन आप जो भी इसमें दी हुई है वो आप अपनी कलेक्ट करते रहते हैं या उससे काफ़ी कुछ जो है वो सीखते रहते हैं। तो इसका यूज़ हम देखते हैं स्कूल में और स्टूडेंट जो है वो अपने घरों में करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपके मैप स्केल बेस पर मैप हो गए। अब हम आते हैं कि मैप्स जो कि उनके फंक्शन के बेस पर उनका क्लासिफिकेशन, इसको हम देखेंगे। तो फंक्शन के बेस पर पॉलिटिकल मैप, ठीक है, पॉलिटिकल मैप जो है इस तरीके का मैप हो गया, जैसे वर्ल्ड पॉलिटिकल हो गया या आपकी कंट्री का ही पॉलिटिकल। जैसे अगर हम लोगों ने अभी मैप देखा था पोस्टर वाला, ठीक है, ये हमने मैप देखा, यहाँ पर क्या है, ये एक तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिकल अगर हम देखें तो अलग अलग कंट्रीज जो है हम देखते हैं कि उनको क्या है, बाउंड्रीज बनी होती है और अलग अलग कंट्री को अलग अलग कलर से शो किया होता है, जिससे हमें ये इजिली जो है वो समझ में आ जाता है यहाँ पर इस कंट्री को शो किया गया है। यानी कि पॉलिटिकल का मतलब है कि अलग अलग जो कंट्रीज हैं, या अगर हम एक कंट्री को देख रहे हैं तो अलग अलग स्टेट जो है इनकी बाउंड्रीज के द्वारा इनको अलग किया जाता है। ठीक है, अब जैसे ये आपके सामने एक मैप है, यहाँ पर हमने लिख दिया मान लीजिए पॉलिटिकल मैप। ठीक है, तो पॉलिटिकल मैप जो होता है, ठीक है, हमने लिख क्या दिया, वो जो मैप इस तरीके का रहेगा। ठीक है, इसमें तो और भी चीजें यहाँ पर शो हो रही हैं। ओके, पॉलिटिकल मैप आपका इसी तरीके से होगा, जैसे यहाँ पर क्या है, एक स्टेट जो है हमें दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, दूसरा स्टेट दिख रहा है। ये क्या है, इन स्टेट्स के बीच में बाउंड्रीज बनी हुई हैं जो कि इनको एक दूसरे से अलग कर रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग कलर्स का यूज हुआ है तो उसको हम ज़्यादा इजीली समझ सकते हैं। लेकिन अगर कलर्स का नहीं भी यूज हुआ है तो ये बाउंड्रीज जो है वो बनी हुई होती हैं पॉलिटिकल मैप में, जिसको कि हम ईजिली समझ सकते हैं कि ये यहाँ पर ये स्टेट आ रहा है, यहाँ तक जो है ये स्टेट है या ये कंट्री है। ओके, तो ये आपका हो गया पॉलिटिकल मैप। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे फंक्शन के बेस पर ही फिजिकल, ठीक है, फिजिकल मैप। फिजिकल मैप यानी कि किसी जगह का लैंडफॉर्म जो है वो कैसा है, तो फिजिकल मैप में हम लैंडफॉर्म नहीं, फिजिकल मैप में हम देखेंगे जो नेचर के द्वारा चीज़ें हमें मिली हुई हैं, ठीक है, उनका एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हम इसमें रिलीफ जो है वो ले सकते हैं। रिलीफ यानी कि लैंडफॉर्म हो गया, कहाँ पर किस तरीके का लैंडफॉर्म है। ओके, क्लाइमेटिक हो गया, कहाँ पर किस तरीके का क्लाइमेट जो है वो पाया जा रहा है, तो उस मैप में हमको क्या है, अलग अलग कलर्स जो है उनके द्वारा शो हुआ होता है और उससे हम उस क्लाइमेट के बारे में जान सकते हैं। या वेजिटेशन हो गया, वेजिटेशन अभी इसके पहले ही हमने देखा था कि वेजिटेशन के बेस पर हमें ये क्या है, मैप जो है वो दिख रहा है, इससे हम जान सकते हैं कहाँ पर किस तरीके का वेजिटेशन है। ओके, तो ये वाला जो है ये आपका आता है आपका फिजिकल मैप में, ठीक है, जहां पर हम क्या करते हैं, मैप को उसके रिलीफ या फिर क्लाइमेट या फिर वेजिटेशन के बेस पर देखते हैं। नेक्स्ट है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या हो गया, थीमेटिक मैप जहां पर क्या है, किसी मैप में किसी चीज की थीम जो है वो दी गई है। ओके, थीम दी गई है, यानी जैसे कि पॉपुलेशन हो गई, ठीक है, एग्जाम्पल में यहाँ पर पॉपुलेशन हमें दिख रहा है, तो मान लीजिए क्या है, पॉपुलेशन हो गई थीम, तो वो मैप जो है वो क्या कर रहा है, पॉपुलेशन को शो कर रहा है। हाँ, तो ये आपका हम देख रहे हैं थीमेटिक मैप, जहां पर क्या है, थीम होगी कि मैप जो है वो किस बेस पर है। तो जैसे ही हमारे सामने एक मैप है, अब इस मैप को जब हम देखते हैं, ओके, इस मैप को जब हम देखेंगे, यहाँ पर क्या है, इंडेक्स या की या लीजेंड जो है वो हमें मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर क्या है, जैसे पॉपुलेशन के वे में हम देखेंगे, अब यहाँ पर कोई कलर जो है वो हमने चूज कर लिया कि हम जो ये मैप जो है वो शो हो रहा है, या हम अगर इसको बना रहे हैं, हम इस मैप को शो कर रहे हैं, तो मान लीजिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जहाँ पर पाई जा रही है, बहुत डेंस वाली पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा हमारे देश की पॉपुलेशन कहाँ पर पाई जा रही है, तो मान लीजिए उसको हमने क्या किया, ब्लैक कलर उसके लिए ले लिया। तो यहाँ पर जो हमारा इंडेक्स है, यहाँ पर हमने ब्लैक कलर जो है वो फिल कर दिया। फिर इसके बाद जो सेकेंड नंबर पर जहाँ पर की पॉपुलेशन आ रही है, मतलब कि सेकेंड नंबर पर क्या हमने ले लिया, एक रेंज ले लिया, ठीक है, कि इस जगह पर इतने से इतने लाख तक की पॉपुलेशन पाई जाती है। ठीक है, अब ये कुछ स्टेट जो है उनके लिए हमने क्या किया, दूसरा कलर ले लिया, जैसे ये क्या है, हमने यहाँ पर रेड जो है वो फिल कर दिया। तो अब हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो है कुछ और हमने रेंज ले ली कि जैसे 10 लाख टू 20 लाख तक की पॉपुलेशन जो है वो इस एरिया में पाई जाएगी। ओके,
नेक्स्ट हमने यहाँ पर कोई और कलर लिया, इस तरीके से हम एक कह सकते हैं यहाँ पर स्केल जो है वो बना देंगे कि यहाँ से यहाँ तक की पॉपुलेशन इस कलर से, यहाँ से यहाँ तक की पॉपुलेशन इस तरीके से। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया मान लीजिए ब्लैक वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे यहाँ कहाँ पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये जो उत्तर प्रदेश है इसको हम क्या करेंगे, ब्लैक कलर से ये पूरा उत्तर प्रदेश जो है वो हम फिल कर देंगे। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसमें भी पाई जाती है, जो कि हमारा जो हमने यहाँ पर रेंज दी है उस रेंज के अंडर में आ रहा है, मान लीजिए महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र में हमने क्या किया, ब्लैक कलर से फिल कर दिया। बिहार, यहाँ भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा आती है जो कि इसी रेंज में आ रही है, तो हमने इस कलर से शो कर दिया। नेक्स्ट हमारा रेड कलर है, तो रेड हमने यहाँ पर जो भी रेंज दी है उस रेंज के अंडर में जो स्टेट्स आ रहे हैं उसको हम शो करेंगे। ओके, तो ये आपका हो गया थीमेटिक मैप, जहां पर पॉपुलेशन बेस पर हमने क्या किया, ये मैप जो हमारा है ये पॉपुलेशन बेस पे है। दूसरी थीम भी ले सकते हैं, जैसे क्या किया हमने यहाँ पर ले लिया क्रॉप। ठीक है, तो यहाँ पर लिखी होगी क्रॉप। अब यहाँ पर हमारा जो मैप है इसमें क्रॉप शो होगी कि किस जगह पर कौन सी क्रॉप पाई जाती है। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आपको लीजेंड जो है वो मिलेगा और यहाँ अलग अलग सिंबल्स जो हैं वो बने होंगे कि जैसे वीट के लिए आपने कुछ बनाया, राइस के लिए कुछ बनाया, ठीक है, पल्स के लिए कुछ बनाया, तो वो चीज़ें कहाँ पर पाई जाती हैं वो हमने शो कर दी। ये क्या है, ये आपके थीमेटिक है। यहाँ इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है क्रॉप। ठीक है, ये हो गया आपका थीमेटिक मैप। तो इस बेस पर इसका क्लासिफिकेशन जो है वो किया जाता है। चलिए मुझे बात करते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे मैप्स एंड इंट्रोडक्शन। तो टोपोग्राफिकल सर्वे मैप के बारे में हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर पहले हम जानेंगे। तो टोपोग्राफिकल वर्ड जो है इसको समझते हैं। ये आया है टोपोग्राफी वर्ड से, जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब है किसी एरिया का सरफेस फीचर का रिप्रेजेंटेशन। टोपोग्राफिकल जो वर्ड है ये आया टोपोग्राफी से, जिसका मतलब है किसी एरिया के सरफेस फीचर का रिप्रेजेंटेशन। अभी आगे हम इसको और डिटेल में समझेंगे कि क्या है इसका मतलब। इसका मतलब ये है, देखिए पहले टोपोग्राफिकल मैप के नाम से हम जानते हैं, ऑर्डिनेंस सर्वे मैप के नाम से भी जान सकते हैं, इसको हम टोपोशीट भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस सर्वे मैप इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में इसका यूज जो था वो ब्रिटिश आर्मी जब इंडिया में थी उसके द्वारा यहाँ पर इंडिया में किया गया था, तो इसलिए इसको ऑर्डिनेंस सर्वे मैप के नाम से भी हम जानते हैं। टोपोग्राफिकल मैप हो गया, टोपोशीट हो गया, जिसमें क्या है कि बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो दिखाए जाते हैं। यानी कि ये एक सर्वे मैप है। किसी जगह पर जैसे सर्वे किया गया तो उस जगह का सरफेस फीचर क्या था, उस जगह का सरफेस फीचर क्या था, इसका मतलब जैसा कि अभी हमने यहाँ पर समझा, सरफेस फीचर उसका यानी कि उस एरिया में किस तरीके का रिलीफ है, आसपास क्या क्या चीजें उस जगह पर पाई गई। जैसे अगर आप किसी जगह पर पहुंचे हैं और आपसे पूछा गया कि जो जगह पर आप गए थे वो जगह कैसी थी, तो आप उस जगह के आसपास आपने क्या देखा वो आप बताएंगे कि हाँ उस जगह की रोड जो थी वो इस तरीके की थी। अच्छा, पास में एक रिवर भी थी। अब आप ये भी बता सकते हैं कि इस जगह पर ये वाला ऑफिस भी था। ठीक है, तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन आप देते हैं। उसी वही चीज यहाँ पर है कि सरफेस फीचर वहां पर क्या था, उसका रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो ऑर्डिनेंस सर्वे मैप या टोपोशीट जो है इस पर क्या है, इनका किसी एरिया के इसी फीचर का सरफेस फीचर जो है इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, जहां पर नेचुरल फीचर्स जो होते हैं वो भी लिए जाते हैं, साथ ही साथ ह्यूमन मेड फीचर्स जो होते हैं ये भी लिए जाते हैं। नेचुरल फीचर्स जैसा कि हमने बात किया कि अगर रिवर जो है, ठीक है, या क्या है वहाँ का नेचुरल फीचर है, रिलीफ हो गया नेचुरल फीचर है, ठीक है, हिल्स वगैरह है नेचुरल फीचर्स है। वहीं मैन मेड फीचर्स की बात करें तो मैन मेड में कोई ऑफिशियल बिल्डिंग है वो क्या है, मैन मेड फीचर है, टेम्पल है मैन मेड फीचर है, ठीक है, डिस्पेंसरी हो गई, रोड हो गई, ये सारी चीज़ें क्या है, मैन मेड फीचर है। ओके, तो ये दोनों चीज़ें इसमें शो की जाती हैं, जिससे क्या है उस जगह के बारे में बहुत एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है। ओके, कंटेन्स अ लॉट ऑफ स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन एंड नेम्स। जैसे रिवर्स हो गई उस जगह की, ठीक है, रिवर हो गई, उस जगह पे हिल है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिल गई। उस जगह का जैसे हमने बिल्डिंग्स वगैरह की बात की, ऑफिशियल बिल्डिंग है, फॉरेस्ट है, डाक बंगलो वगैरह है, पोस्ट ऑफिस है, इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है। तो मेन इसका उद्देश्य क्या है, टोपोशीट जो है इसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य इसका ये है कि किसी जगह का जो
सरफेस है उसका एक मिनिएचर, यानी उस मिनिएचर में एक छोटे रूप में हमें उस जगह के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यही इसका उद्देश्य है। बच्चों, हम अपना चैप्टर कवर करते चल रहे हैं, बट अगर आपके कोई डाउट्स हैं मैथ साइंस एसएससी से रिलेटेड तो हमारा आस्क क्वेश्चन सेक्शन है, वहां पर अपने डाउट्स आप रख सकते हैं, उनको क्लियर किया जाएगा। आगे चलते हैं, बात कर रहे थे टोपोग्राफिकल या ऑर्डिनेंस मैप। ऑर्डिनेंस मैप क्योंकि ब्रिटिश आर्मी के द्वारा इसका यूज सबसे पहले भारत में किया गया था, मतलब मींस कि भारत में सबसे पहले ब्रिटिश आर्मी के द्वारा इस टोपोग्राफिकल मैप का यूज किया गया था, इसलिए इसको हम ऑर्डिनेंस मैप के नाम से भी जानते हैं। तो 1765 में ब्रिटिश आर्मी के द्वारा इसका यूज हुआ था मेजर जनरल रॉय के डायरेक्शन में। ध्यान रखना है कब स्टार्टिंग हुई थी, ब्रिटिश आर्मी के द्वारा 1765 में, जहां पर मेजर जनरल रॉय जो थे इनके डायरेक्शन में इसका यूज किया गया था। इसके बाद 1767 में जो ये ब्रिटिश थे, इन्हीं के द्वारा इंडिया में सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट जो था ये इस्टेब्लिश किया गया। भाई क्या था, अब राज किसका था, जो ब्रिटिश थे इनका ही राज था 1767 के दौरान। तो क्या था, इनको जरूरत लगी कि हाँ सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट जो है ये इस्टेब्लिश होना चाहिए, तो उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया इस दौरान में। फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया जो थे उनका नाम था मेजर जनरल जेम्स रेनल। ठीक है, मेजर जेम्स रेनल जो थे वो फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे। फेमस जनरल सर्वेयर ऑफ इंडिया जो थे वो कौन रहे, वो रहे सर जॉर्ज एवरेट। सर जॉर्ज एवरेट जो थे फेमस सर्वेयर थे यहाँ के, और इन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा। माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के नाम से जाना जाता है, उसका नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही पड़ा। इनको मेन जाना जाता है ट्रैग्नोमेट्रिकल सर्वे के कॉन्सेप्शन के बेस पर। चलिए बात करते हैं सर्वे ऑफ इंडिया एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो सर्वे ऑफ इंडिया और उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके उद्देश्यों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले सर्वे ऑफ इंडिया जो कि नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है, काम करता है ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट है। ध्यान रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट है। ये एस्टेब्लिश हुआ था जो ब्रिटिश थे उनके द्वारा 1767 में। इसके पहले भी हमने इसका जिक्र किया था। तो ये एस्टेब्लिश हुआ था कब, 1767 में। कौन, सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये किस तरह से काम करता है, तो सर्वे ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर्स होते हैं और इसके जो स्टाफ होते हैं वो जगह जगह पर विजिट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, मैपिंग करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के डिफेंस के लिए, और साथ ही साथ कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो ये तो सर्वे ऑफ इंडिया जो था इसके बारे में जाना हमने। अब इसके उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य जो सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया के लिए कंट्री, ये कह सकते हैं कि कंट्री के अंदर के जो सर्वे हैं उसके लिए जो रिक्वायर्ड टोपोग्राफिकल कंट्रोल और साथ ही साथ कंडक्ट कराना है, उसके लिए ये काम करता है। नेक्स्ट, ये क्या करता है, पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप एंड एरोनॉटिकल चार्ट जो है इनकी मैपिंग और इनका प्रोडक्शन करता है। ये मैप जो है इस तरीके का मैप बनाने का काम करता है। साथ ही साथ हमारे देश की जो बाउंड्री है, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जो बाउंड्री है उनका डिमार्केशन, एक्सटर्नल बाउंड्रीज का डिमार्केशन, यानी कि एक तरीके से सीमांकन करना। भाई हमारी बाउंड्री जो है वो कहाँ से कहाँ तक निर्धारित है ये हम कैसे जानते हैं, तो इन्होंने बाकायदा सर्वे किया, फिर हमारी बाउंड्रीज जो है उसके बारे में हमें पता है कि अच्छा यहाँ तक हमारी बाउंड्रीज हैं, तो ये काम इनका उद्देश्य है हमारी बाउंड्रीज को निर्धारित करना। साथ ही साथ सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो क्या करता है, कार्टोग्राफी हो गई। कार्टोग्राफी क्या, जो मैप बनाने जो मैप बनते हैं जिसमें, ठीक है, उसको हम कहते हैं कार्टोग्राफी, ठीक है, या कह सकते हैं वो डिपार्टमेंट, उसको हम कहते हैं कार्टोग्राफी हो गया। प्रिंटिंग आप जानते हो, फोटोग्राफी आप जानते हो। इनसे रिलेटेड फील्ड में जो रिसर्च और डेवलपमेंट जो है उसको कराता है, ठीक है, इनसे रिलेटेड कि ये चीजें जो है और ज्यादा डेवलप हो, इनके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट का काम कराता है। इसके अलावा सर्वे ऑफ इंडिया का एक और जिम्मेदारी है, एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बारे में बात करें तो सर्वे ऑफ इंडिया जो है कार्टोग्राफी हो गई, सर्वे हो गया, इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ एडवाइस भी देता है। चलिए बात करते हैं यूजेस ऑफ टोपोग्राफिकल मैप्स। तो टोपोग्राफिकल मैप्स के यूजेस की बात करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी जगह की इंफॉर्मेशन डिटेल में चाहिए तो वो हमें इन्हीं से ही मिलती है। जैसे अगर आपके पास एक 1M शीट वाला मैप है, 1M शीट वाला मैप यानी कि जो स्मॉल स्केल मैप होते हैं, जैसे वर्ल्ड का मैप हो गया, आपकी कंट्री का मैप हो गया, है ना, तो ये हो गए 1M शीट। वहीं पर टोपोग्राफिकल मैप की हम बात करें तो इसको हम देखते हैं टोपोग्राफिकल शीट।
टोपोग्राफिकल शीट अगर हम इंडिया की देखें, ठीक है, पूरी दुनिया को क्या किया गया है, इस तरीके से छोटे छोटे नंबर्स में क्या किया गया है, मतलब अलग अलग नंबर्स में इनको डिवाइड किया गया है। ओके, तो टोपोग्राफिकल शीट जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पर आपको बहुत सारे नंबर दिख रहे होंगे, अगर ये क्लियर नहीं हो रहे तो एक बार मैं यहाँ पर बता रही हूँ, आपको एक अंदाजा जो है वो लग जाएगा। जैसे ये वाला पोर्शन है, ये आपका हो गया G43। ओके, तो अलग अलग तरीके से इस तरह क्या है, यहाँ पर नंबर जो है वो डले होते हैं। वर्ल्ड का मैप आप देखेंगे उसमें भी होते हैं, और यहाँ पर अगर इंडिया का आप देखेंगे उसमें भी। तो टोपोग्राफिकल शीट जो है उसकी बात हम कर रहे हैं, वो इस तरीके से होती है। अब टोपोग्राफिकल मैप हम बात करेंगे, तो यहाँ पर टोपोग्राफिकल मैप जो होता है, ठीक है, या शीट कह लीजिए, टोपोग्राफिकल मैप या शीट जो है वो कैसे बनता है। अब जैसे ये आपका क्या है, ये आपकी कंट्री हो गई, ठीक है, इसको क्या किया गया है, ग्रिड्स में डिवाइड किया गया है, इनकी अलग अलग नंबरिंग कर दी गई है। अब जैसे यहाँ पर G43 मान लीजिए लिखा हुआ है, ओके, तो G43 हम देख रहे हैं कि यहाँ पर राजस्थान वाले एरिया को ये शो कर रहा है, राजस्थान, और थोड़ा सा क्या है गुजरात का भी पोर्शन ये ले रखा है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, G43 को हम जब देख रहे हैं तो ये एक स्क्वायर है। ये आपके सामने क्या है, फिर से समझते हैं, आपके सामने आपके देश का मैप है। ये क्या है, हमें अलग अलग स्टेट में डिवाइड हुआ भी दिख रहा है, इनकी अलग अलग तरीके से क्या है नंबरिंग की गई है। अब इनको क्या किया गया, अब जैसे ये स्क्वायर एक हमें दिख रहा है जहां पर G43 लिखा है, अब इस G43 को क्या किया जाएगा, ठीक है, जो हम देखेंगे टोपोग्राफिकल मैप, जहां पर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि लार्ज स्केल में ये मैप बनता है। तो कैसे होता है, तो हम क्या करते हैं, इतना छोटा जो ये एरिया है ना, इसको अलग अलग ग्रिड में फिर आगे डिवाइड किया जाता है। पहले तो हमने भारत को डिवाइड किया, मतलब इसके एरियाज जो है इनको इसकी नंबरिंग की, ठीक है। अब ये जो नंबरिंग हुई, यहाँ से ये एक एरिया जो है ये हमने ले लिया, ठीक है, G43 वाला जैसे। अब इसको क्या हुआ, आगे हम अल्फाबेट्स जो है इनमें डिवाइड करते हैं, ABCD इस तरीके से करके, ठीक है, अल्फाबेट्स में डिवाइड होगा। अब इसमें भी हम क्या करेंगे कि ये एक पोर्शन, जैसे ये G यहाँ पर मान लीजिए लिखा है, तो हमने क्या किया, इस एक पोर्शन को ले लिया, पहले हमने इसको डिवाइड किया, तो ये क्या हुआ कि हमें एक काफी बड़ा एरिया मिला। अब इस बड़े एरिया में से भी क्या है, हमने एक और एरिया जो था, ये वाला एरिया जो है, हम इसकी स्टडी करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, पहले तो ये हमारे सामने था, इसमें भी एक छोटा सा एरिया, मान लीजिए वो एरिया ये आ रहा है, 1 मिनट, ये मान लीजिए हमने क्या किया, अल्फाबेटिकली ये वाला पोर्शन जो है ये निकाला, ठीक है, तो ये अल्फाबेट में निकला। अब आगे भी इसको क्या है, इसको भी आगे डिवाइड किया जाता है। ये मान लीजिए G आ गया, अब ये G वाला पोर्शन ये हमें सिर्फ मिला है, हम क्या करेंगे, इसको भी आगे डिवाइड करेंगे। ओके, इसको भी आगे हम नंबरिंग, अब आगे नंबर में इनको डिवाइड करेंगे, जिससे क्या है ये कंफ्यूजन नहीं होती और शीट जो है वो हमारी क्लियर होती। जैसे हमने क्या देखा, एक G43 ले लिया, ठीक है, G43 लिया, फिर आगे हमने इसको अल्फाबेटिकली क्या किया, डिवाइड किया, तो ये आ गया S, ठीक है। फिर और ज़्यादा हम डिवाइड करेंगे तो फिर से अगर हम अल्फ़ाबेट लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो अब हम क्या करेंगे, नंबर लेंगे, और ज़्यादा डिवाइड करना होगा तो अल्फ़ाबेट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी नंबरिंग जो है वो भी सही से हो जाएगी। और फिर हमने क्या किया कि हमने इसको देखा, इस एरिया को हमने लिया, ठीक है। अब इस एरिया के भी इतने पार्ट हमने कर दिए, यानी कि एक तरीके से मान सकते हैं अब हम सिर्फ इस एरिया की स्टडी कर रहे हैं। तो यानी कि अगर हम 1M शीट को देखते हैं तो इस तरीके से फील होता है कि कोई बर्ड जो है बहुत ऊंचाई से अगर नीचे देखेगी, या आप हेलीकॉप्टर एरोप्लेन में बैठे हो तो आप नीचे देखोगे तो आपको कितना छोटा छोटा दिखेगा। और यहाँ पर क्या है कि एक छोटे से एरिया को जब हम शो करेंगे तो काफ़ी सारी डिटेल्स जो है वो हमें यहाँ पर मिलती है। इस तरीके से टोपोग्राफिकल मैप जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मिलती है। और वहीं पर जो 1M शीट वाले मैप होते हैं वहाँ पर लिमिटेड हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि वो स्मॉल स्केल पर बने होते हैं, है ना, लार्ज एरिया को वो शो कर रहे होते हैं। ओके, चलिए, सॉरी, यहाँ पर थे हम लोग, है ना। तो चलिए, अब इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे, किस तरीके से ये यूजफुल है वो हम देखेंगे। तो टोपोग्राफिकल मैप्स और शीट आर इनवैल्यूएबल फॉर टाउन प्लानर्स, जो है इनके लिए यूजफुल है।
भाई टाउन प्लानिंग करनी है, कहाँ से रोड जाएगी, कहाँ पर लोग जो है वो बसेंगे तो सही रहेगा, कहाँ से उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन है, वाटर है, ये सारी चीज़ें जो है इजिली मिल सकेंगी। तो इसके लिए टोपो शीट जो होती है ये एक टाउन प्लानर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। आगे अर्बन डेवलपमेंट जो है, किसी भी एरिया का अर्बन एरिया है उसका डेवलपमेंट करना है, तो मान लीजिए घर घर तक क्या है, पानी पहुंचाना है। अब वो जो पानी पहुंचाना है उसका पाइप जो है वो कहाँ से कैसे जाएगा, या रोड जो है वो कंस्ट्रक्ट करानी है, रोड कंस्ट्रक्ट कराने के लिए बीच में क्या है, किसी का घर आ रहा है, कोई बिल्डिंग आ रही है, ये सारी चीज़ें उससे क्या है इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिससे क्या है टाउन प्लानर्स हो गए, अर्बन डेवलपमेंट हो गया, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। रेलवेज है, अब रेलवे लाइन जो है वो क्या है, हमने देखा जब उसकी स्टार्टिंग हुई होगी तो पूरे देश में हम देख रहे हैं कि रेलवे लाइन जो है वो उसका ग्रिड जो है वो बिछा है, जाल बिछा हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग में इस तरह नहीं रही होगी, धीरे धीरे क्या किया गया, आगे और जगह उसको इस्टेब्लिश किया गया, और जगह पे रेलवे लाइन जो थी वो अवेलेबल कराई गई या बिछाई गई। तो इसके लिए क्या किया गया, सर्वे किया गया होगा बाकायदा, उसके बाद ये रेलवे लाइन जो है वो बिछाई गई। अभी भी क्या है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर रेलवे जो है वो नहीं पहुंची है, तो अब जब अगर वहां पर रेलवे जो है वो रेलवे लाइन जो है वो बिछाई जाएगी तो बाकायदा वहां पर क्या है सर्वे होगा, और सर्वे करके भाई कहाँ पर किसका घर आ रहा है, कहाँ पर वेल आ रहा है, हर एक चीज देखी जाएगी, फॉरेस्ट है, कहाँ का एरिया कैसा है, रिलीफ कैसा है। ठीक है, तो इसके लिए ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। क्यों? क्योंकि ये रिलीफ वगैरह सब कुछ बताता है, रिलीफ बताएगा, आसपास का जो एरिया है उसके बारे में भी बताएगा। ओके, कैनाल्स हो गई, रोड्स हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, इन सभी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। अब इंडस्ट्रीज कहीं पर लगानी है तो इंडस्ट्रीज के लिए क्या ज़रूरी होता है, इंडस्ट्रीज अगर कहीं पर लगानी है तो ज़रूरी ये है कि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ईजिली हो सके, जिससे रॉ मटेरियल जो है वो वहाँ पर पहुँच सके, और जो तैयार माल है वो क्या करे, वो दूसरी जगह पर पहुंच सके। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर क्या होगा, सर्वे होगा, उसी हिसाब से क्या है इंडस्ट्री लगेगी। इंडस्ट्री के लिए और जो ज़रूरी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो, तो ये वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ओके, मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टूरिज्म, इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा ये यूजफुल होता है। कैसे भाई, टूरिज्म वाले क्या करते हैं, लोगों को जगह जगह पर घुमाते हैं, अगर उनके पास टोपो शीट है तो उस जगह की इन्फॉर्मेशन है और उनको क्या करेंगे, उन जगहों पर वो दिखाएंगे, उन जगहों पर घुमाएंगे। ठीक है, These maps are indispensable for the आर्मी एंड डिफेंस डिपार्टमेंट, इनके लिए क्या है बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि ग्रिड में ये बटा हुआ होता है, जिससे क्या है इनको इन्फॉर्मेशन उस जगह के कल्चर हो गया, उस जगह का रिलीफ हो गया, उससे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्यों? क्योंकि भाई आर्मी जो है उसको क्या करना है, उसको बचाव करना है देश का, देश के लोगों का, और खुद को भी बचाना है ना। तो उसके लिए किस जगह पर कैसा रिलीफ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनको होनी चाहिए। इसलिए टोपोग्राफिकल मैप जो होते हैं ये आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा, आर्मी या डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। टोपोग्राफिकल मैप्स आर मोस्ट एसेंशियल फॉर द जियोग्राफर्स। ठीक है, जियोग्राफर्स जो कि किसी एरिया की डिटेल चाहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। चलिए बात करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ कलर्स इन टोपोग्राफिकल मैप्स। तो मैप्स, टोपोग्राफिकल मैप अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे कलर्स जो है वो दिखाई देते हैं। तो ये कलर्स जो है इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम एक टोपो शीट देख रहे हैं तो जो उसमें कलर्स हैं उनका मतलब हमें पता होना चाहिए। यानी कि इसमें कन्वेंशनल कलर्स होते हैं, कन्वेंशनल कलर जो कि पूरी दुनिया के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। ठीक है, तो पूरी दुनिया के द्वारा इन कलर्स को माना जाता है हाँ कि ये कलर्स जो है वो इसी चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो उन कलर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी हम एक टोपो शीट को सही तरीके से समझ सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए ये देखते हैं कन्वेंशनल कलर इनको कहते हैं, ये हमने जाना क्योंकि ये पूरी दुनिया में मान्य है। कन्वेंशनल कलर्स दे आर एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो सबसे पहले बात करेंगे हम येलो कलर। जैसा कि आपको यहाँ पर टोपो शीट जो है ये सामने दिख रही है, यहाँ पर बेसिकली आपको जो मेन कलर दिख रहा है जो ज़्यादा एरिया में, बाकी तो स्ट्रीम्स और लाइंस जो है वो आपको दिख रही है रेड ब्लैक में, बट अगर बेस आप देखेंगे तो आपको ग्रीन का बेस दिख रहा होगा, इधर येलो का बेस दिख रहा है और व्हाइट का बेस दिख रहा है ना। तो जो येलो का बेस दिख रहा है उसको हम समझेंगे। येलो जो कलर इसमें शो हो रहा है वो शो कर रहा है कल्टीवेबल लैंड, यानी कि ये लैंड जो है वो खेती के लिए योग्य है, इस जगह पर कल्टीवेशन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑरेंज।
ऑरेंज से प्लेट्यू जो है वो शो किया जाता है, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन जो है वो आपको ऑरेंज से शो किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रीन। ग्रीन अगर शो हो रहा है तो वो किसको शो कर रहा है? ये शो करता है फॉरेस्ट एरिया को। ध्यान रखिएगा कि कल्टिवेबल लैंड जो है उसमें और फॉरेस्ट एरिया दोनों में अंतर है। कल्टिवेबल लैंड यानी कि यहाँ पर खेती की जा सकती है, ठीक है, ये खेती योग्य भूमि है। वहीं पर फॉरेस्ट जो है वो क्या है? वो जंगल है ही। ओके, तो ये ग्रीन से जहां शो हो रहा है वो क्या है? फॉरेस्ट है। नेक्स्ट है व्हाइट। अब थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करेंगे? जूम करके देख लेते हैं। अब जब यहाँ पर क्या है, ये आप देख रहे हैं, है ना, तो ये आपको ग्रीन भी दिख रहा है, येलो भी दिख रहा है, और ये व्हाइट पैचेस जो है जगह जगह पर ये भी दिख रहा है। तो ये जो व्हाइट पैचेस है ये क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं कि ये लैंड जो है वो कल्टीवेशन के योग्य नहीं है, यहाँ पर खेती नहीं की जा सकती, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो लैंड जो है वो फर्टाइल नहीं है, या वो रॉकी लैंड है ना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो व्हाइट से शो किया जाता है रॉकी एरिया या बैड लैंड जो है। अभी इसमें यही तो है, जूम करेंगे तो पेन हटेगी, ठीक है। चलिए, तो व्हाइट जो था हमने अभी देखा कि व्हाइट जो है वो क्या शो करेगा? व्हाइट शो करेगा रॉकी एरिया या बैडलैंड को, ठीक है, जो कि कल्टिवेबल नहीं है। आगे हम बात करेंगे ब्लू की। ब्लू क्या है? ब्लू कलर जो है वो शो हो रहा है, ब्लू कलर से स्ट्रीम जो है वो शो हो रही है, कहीं सर्कल शो हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर शो हो रहा है तो ये पेरिनियल लाइन्ड वेल्स है। इसका मतलब पेरिनियल यानी कि जिसमें हमेशा क्या है? पानी रहता है। ओके, कुछ क्या होते हैं, कुछ जो होते हैं वो सीजनल होते हैं कि जब बारिश हुई उस समय उसमें पानी आया, ठीक है। लेकिन अगर ब्लू से शो हो रहा है तो वो क्या है? पेरिनियल लाइन्ड वेल्स है, पेरिनियल स्ट्रीम्स है, लेक या पॉन्ड है, जिनमें क्या है? थ्रू आउट द ईयर वाटर होता है। नेक्स्ट है ब्राउन कलर। ब्राउन कलर जो होता है इससे क्या है? कॉन्टूर्स जो है ये शो किए जाते हैं, जो कि हाइट को दिखाते हैं, हाइट को भी दिखाते हैं और साथ ही साथ गहराई को भी दिखाते हैं। कंटूर्स अभी आगे हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। ओके, चलिए इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये देखिए ग्रीन है, आप अपनी टोपो शीट में देखिएगा तो क्लियर दिखेगा, ये ग्रीन है। ग्रीन के साथ ही साथ बहुत सारी ब्लैक स्ट्रीम जो है वो भी दिख रही है, और उसके साथ ही साथ ब्राउन कलर जो है वो भी शो हो रहा है, जो कि क्या है? कॉन्टूर्स जो है उनको शो करता है, ठीक है। यहाँ भी जगह जगह पर क्या है? कॉन्टूर्स शो हो रहे हैं, मतलब ब्राउन कलर से शो किया गया है, जो कि कॉन्टूर्स को शो करता है। ओके, ब्लैक, ब्लैक जो है ये ड्राई स्ट्रीम जो होती है इसको शो करता है, और साथ ही साथ जो सर्वेयर ट्री होते हैं इनको शो करता है। ड्राई स्ट्रीम या ड्राई रिवर जो है इनको शो करता है ब्लैक। तो ड्राई स्ट्रीम या ड्राई रिवर यानी कि जिसमें क्या है? सीजनल वाटर जो है वो आता होगा या बहुत कम बारिश होती होगी, ऐसी जगह है। नेक्स्ट है रेड। रेड जो है, अगर रेड बॉक्स आपको इस तरीके से बना हुआ दिखेगा तो वो परमानेंट हट जो है उस सेटलमेंट को दिखाता है। वहीं पर ये रेड बॉक्स जो है वो क्या रहेगा? वो इस तरीके से फिल नहीं होगा, सिर्फ आउटलाइन रहेगी रेड की, तो वो क्या है? वो टेम्पररी सेटलमेंट को शो करता है। ओके, चलिए, तो ये चीज़ें हैं आपके सामने टोपो शीट होगी, उस पर आपको ये चीज़ जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो उस पर आप एक बार नजर जरूर डालिएगा। चलिए बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स, ठीक है, जिनको हम लीजेंड्स के नाम से जानते हैं या इंडेक्स की, जो भी कह लीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टोपोग्राफिकल मैप्स की, जहां पर क्या है? कन्वेंशनल साइंस सिंबल जो है इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे अभी हमने कलर्स देखा, कलर्स के द्वारा एक टोपोग्राफिकल शीट जो है वो हमारे लिए जानना ईजी होता है, जहां से क्या है? उसके द्वारा बहुत सारी किसी एरिया या किसी प्लेस जो है उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। उसी तरीके से हम बात कर रहे हैं कन्वेंशनल साइन और सिंबल। देखिए, एक टोपो शीट को जब हम देखते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, किसकी? जो नेचुरल फीचर्स हैं उनकी भी, और साथ ही साथ जो ह्यूमन मेड फीचर्स हैं उनकी भी, अ वैरायटी ऑफ फीचर्स, ठीक है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसके द्वारा? बहुत सारे कलर्स, जैसा कि अभी हमने समझा था, साइन और सिंबल्स, इनके द्वारा। तो इन कन्वेंशनल साइन और सिंबल्स जो कि टोपो शीट में हमें शो होते हैं, इनको हम कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल के नाम से जानते हैं, जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड यूनिवर्सली मान्य है। ओके, कन्वेंशनल साइन एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, ठीक है। इट्स गिविंग मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। जैसा कि हमने देखा कि ये क्या है? हमारे एक जो टोपो शीट है इस पर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है किसी भी प्लेस या एरिया की, जो कि ह्यूमन मेड है और साथ ही साथ नेचुरल फीचर्स हैं। ओके, तो इसको किससे शो किया जाता है? इसको इन कन्वेंशनल सिंबल्स जो है, कलर्स हैं, साइन है, इनके द्वारा शो किया जाता है। तो इस तरीके से हमें किसी भी प्लेस या एरिया के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है
वो मिल जाती है। अब हम अगर एक टोपो शीट को देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ जो कि हमको क्या है यहाँ साइड में शो हो रहा है, तो ये कन्वेंशनल जो साइन सिंबल्स हैं ये इसके नीचे की तरफ शो हो रहे हैं। तो ये नीचे हम देखेंगे स्केल भी शो हो रही होती है इधर, और यहाँ पर सेंटर में क्या है हमको शो हो रहा होता है कन्वेंशनल जो सिंबल्स हैं ये, और इस साइड पे आपका ये जो नंबर है जैसा अभी हमने देखा था कि किस तरीके से कैटेगराइज करके, और फिर उसके बाद हमें इस एरिया का टोपोशीट जो है वो दिया जाता है। ओके, ये क्या है, ये ऐसा नहीं, ये जो ग्रिड्स जो हमने भी पहले समझे थे ये खुद से बनाए जाते हैं, नहीं, ये भी क्या है, ये सरकार द्वारा मान्य है। ओके, गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, तो ये हो गया नीचे की तरफ आपके कन्वेंशनल सिंबल्स जो हैं वो दिए होते हैं जिससे कि हम टोपोशीट को इजीली पढ़ सकते हैं, बट हमें कुछ बेसिक कन्वेंशनल सिंबल हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। ओके, चलिए आइए थोड़े से कुछ इनके बारे में हम लोग जिक्र कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए क्या है, आपको इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है, तो ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इस जगह की रोड जो है वो पक्की रोड है, मेटल रोड को ये शो कर रहा है। वहीं पर क्या है, एक रेड कलर की लाइन जो है वो शो कर दिया, इसका मतलब कि ये कार ट्रैक जो है उसको शो कर रहा है। ओके, वहीं पर क्या है कि इस तरीके से स्ट्रीम जो है वो बनी हुई है, यानी ये ड्राई स्ट्रीम जो है उसको शो कर रही है। यहीं पर क्या है, इस तरीके से ये बना है, ये डॉट 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 इस तरीके से शो हो रहा है ब्लैक कलर से, तो ये किसको शो कर रहा है, ये ड्राई रिवर जो है उसको शो कर रहा है। ओके, यहीं पर क्या है कि कुछ इस तरीके का सिंबल जो है वो बन रखा है, ये पोर्शन जो है वो ब्लू हो गया। ये साइन तो देखकर आप खुद भी समझ जाएंगे कि ये साइन जो है वो किसका है। ये रेड हो गया, ये ब्लू हो गया, ये किसको शो कर रहा है, ये पुलिस के उसको शो कर रहा है सिंबल को। ठीक है, तो कहीं पर आप देखेंगे इसमें पर PS लिखा है जो कि पुलिस स्टेशन जो है इसको शो कर रहा होता है, और या फिर ये वाला सिंबल जो है वो बना हुआ होता है। इसी तरीके से पोस्ट ऑफिस हो गया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से मिल जाती है इन कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल्स की हेल्प से। चलिए बात करते हैं लीजेंड कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल्स जो है इसको यहाँ पर समझेंगे। देखिए, आप अपनी बुक में देखेंगे तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से आपको दिखेंगे और उस पर ध्यान दीजिएगा तो वो आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बहुत सारे हैं, कुछ को हम लोग यहाँ पर फटाफट जिक्र कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए रोड की बात हो रही थी कि रोड, अब रोड जो है वो कैसी होती है, कच्ची भी होती है, पक्की भी होती है, और बहुत तरीके की अलग अलग यूज के पर्पज से होती है ना, मेटल अनमेटल। तो मेटल में भी हम देखें तो अलग अलग इंपॉर्टेंस की होती है, तो उसको अलग अलग तरीके से शो किया जाता है। जैसे जो क्या है बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने रोड देखी थी। ओके, ये इस तरीके से बनी है, ये पूरी क्या है, फिल है, तो ये मेटल रोड है, और ये इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग इसके कलर जो है वो चेंज होंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, आपको ये पिंक दिख रहा होगा, बट क्या है, रेड होगा। फिर आगे कलर जो है इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग जो बहुत ज़्यादा बिजी वाली है, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो इस तरीके से रेड कलर से शो होगी। ठीक है, ये पूरा क्या है, फिल रहेगा। अब वो करने में टाइम लगेगा, तो हम लोग आगे चलते हैं। अब जैसे हम लोग देख लेते हैं वेल की तरफ चलते हैं। मान लीजिए वेल दिया है, वेल लाइन और अनलाइन दोनों तरीके के होते हैं, यानी कि जिसकी बाउंड्री बनी होगी, जिसकी नहीं बनी होगी, दोनों तरीके से। तो जिसकी बाउंड्री बनी होती है, ठीक है, लाइंड वेल, तो उसको किस तरीके से शो किया गया, ये है ना, कैसा, ये सर्कल है जो कि फिल है। वहीं पर अनलाइन जो है जिसकी बाउंड्री नहीं बनी है, इस तरीके से शो कर दिया। ओके, फिर आगे क्या है, आगे आपका ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल को किस तरीके से शो किया गया है, ट्यूबवेल भी क्या है, पानी के लिए है, उसको इस तरीके से ऐसे शो किया जाता है। ये भी क्या है, ब्लू कलर से शो रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि टैंक्स जैसे दिखा रहा है, ठीक है, स्प्रिंग्स दिखा रहा है, तो इनका भी अलग अलग तरीके से शो किया जाता है। अब मान लीजिए टैंक है, टैंक क्या है, टैंक का सिंबल ये है। ओके, टैंक है, लेकिन वो भी किस तरीके का है, अपनी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग। तो जैसा हमने देखा, जिसमें क्या है, पानी रहेगा तो वो ब्लू कलर से होगा, जो कि क्या है, ड्राई है, उसको क्या है, यहाँ पर ब्लैक डॉट्स जो है वो बना दिए गए हैं। ठीक है, इस तरीके का कुछ ऐसा शेप बना के, फिल है तो यानी कि उसमें पानी है, और इस तरह नहीं है तो उसको ब्लैक से शो कर दिया, ब्लैक डॉट्स जो है वो दे दिए गए। अब यहाँ पर क्या है, ये 4R करके यहाँ बना है, ये रिलेटिव हाइट्स जो है उसको दिखा रहा है। रिलेटिव हाइट यानी कि किसी जगह की हाइट को दिखा रहा है कि आसपास की जो जगह है उससे ये कितना गहरा है या फिर कितना ऊंचा है। ओके, इस चीज को ये दिखाता है। ब्रोकन ग्राउंड हो गया, ब्रोकन ग्राउंड इस तरीके से शो किया जाता है, यानी कि इस तरीके से स्ट्रीम जो है वो ब्लैक कलर से बनी होगी। ब्रोकन ग्राउंड कहाँ पे, ब्रोकन ग्राउंड जो होता है
ये ज़्यादातर कहाँ बनता है, जो रिवर एम्बैंकमेंट होते हैं या फिर कह सकते हैं रिवर्स के आसपास जो एरिया होता है वहाँ पर ये ब्रोकन ग्राउंड बने होते हैं। तो इस तरीके से ब्लैक कलर से ये बना होगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना होता है। ये क्या होता है ब्रोकन ग्राउंड? ब्रोकन ग्राउंड क्या होता है, जहाँ पर रिवर्स के आसपास होते हैं। तो जब क्या है फ्लड आती है तो फ्लड क्या करती है, इस जगह का जो फर्टिलिटी होती है एक तरीके से कह लीजिए उसको क्या है बहाकर ले जाती है और आगे जाती है। वहाँ पर क्या करती है, आगे के ग्राउंड्स में उसको वहाँ छोड़ देती है और चली जाती है। जब फ्लड जो है वो वापस आती है उसको वहाँ डिपॉजिट करती है और आ जाती है। तो यहाँ की फर्टिलिटी जो है वो तो चली गई, तो ये लैंड जो है वो फर्टाइल नहीं रह जाती है और ये कुछ फटी फटी सी ऐसे दिखती है। तो इसको हम ब्रोकन लैंड के नाम से जानते हैं। तो जहां पर इस तरीके से शो हो रहा है एक टोपोशीट में, तो हम जान जाएंगे कि ये क्या है, ये ब्रोकन लैंड को शो कर रहा है, यानी कि इस जगह की रिवर जो है यानी आसपास इसकी क्या होगी, रिवर होगी। ओके, और ये लैंड जो है वो अब क्या है, ये लैंड अब फर्टाइल नहीं रह गई है। अब उसी तरीके से क्या है, हम कॉन्टूर्स देख सकते हैं। कॉन्टूर्स जो कि ब्राउन कलर से हमने पहले भी जिक्र किया उसको शो किया जाता है ना। तो ये कॉन्टूर्स आपको आइडिया है ही कि किस तरीके के बने होते हैं। तो ये हो गए कॉन्टूर्स। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि ये हो गया, ये क्या शो कर रहा है, ये सेटलमेंट को शो कर रहा है। इसको भी हम लोग क्या करें, जूम कर दें। चलिए, तो इसको हम देख रहे हैं, ये सेटलमेंट को शो कर रहा है। परमानेंट सेटलमेंट हो गया, टेम्पररी सेटलमेंट हो गया, ठीक है। इन चीजों को ये शो कर रहा है। आगे टावर वगैरह जो है वो, यहाँ पर भी हम देखेंगे तो ये क्या चीजें शो कर रहा है, टेम्पल शो कर रहा है, छतरी शो कर रहा है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है कि एक बार आप अपनी किसमें बुक में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट तरीके से आपको ये शो नहीं हो रहा। यहाँ क्या है, ग्रास है, बैम्बू है, इनको ये शो कर रहा है। चलिए बच्चों, बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन साइंस एंड सिंबल्स, इसके बारे में। तो यहाँ पर क्या है, कुछ हमें टॉपिक्स यहाँ पर हैं, उनको हम देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे और साथ ही साथ उसके कन्वेंशन साइन और सिंबल क्या होते हैं वो हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिज की। रिज क्या होती है? रिज हम देखें तो लॉन्ग नैरो चेन ऑफ हिल्स होती है, जिसकी क्या है, चेन ऑफ हिल्स है। तो इसके दोनों साइड क्या है, हमको स्लोप जो है वो देखने को मिलेगा और इसको देखा जाए तो ये एक मेड़ की तरह से दिखती है, ठीक है, जो कि क्या है, कुछ दूर तक एक जैसी जाएगी, फिर कुछ स्लोप जो है वो मिलेगा, फिर ऊपर होगी। इस तरीके से ये पूरी रेंज जो है वो जाती है, चेन जो है वो बनी हुई होती है। इसमें देखा जाए तो ये क्या है, वाटर शेड का भी काम करती है, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम जो है, किसी दो ड्रेनेज सिस्टम को ये डिवाइड करने का भी काम करती है, ठीक है। जैसे क्या है, चेन ऑफ हिल्स जो है वो जा रही है, जहां पर क्या है इस तरीके से है, तो यहाँ पर क्या किया इसने, कोई ड्रेनेज पैटर्न इधर से जा रहा है, सिस्टम इधर है, तो इनको ये डिवाइड करने का काम भी करती है, यानी कि वाटरशेड का काम करती है, पहली चीज। दूसरा हमने क्या देखा, चेन ऑफ हिल्स होती है जिसका ऊपरी हिस्सा जो है वो मेड़ की तरह से होता है। मेड़ आपने देखी होगी, जाने के लिए रास्ता होता है, ठीक है। तो नैरो चेन ऑफ हिल्स ये होती है, ओके। अब ये रिज जो है इसको एक टोपोशीट पर किस तरीके से शो करते हैं, या हम कह सकते हैं इसके लिए कन्वेंशनल सिंबल जो है वो क्या यूज होता है वो हम जानेंगे। तो इसको कंटूर लाइंस जो है उनके द्वारा, क्योंकि ये क्या है, एलिवेटेड एरिया है, तो जब हम एक टोपोशीट को देखेंगे तो कंटूर लाइंस के द्वारा इनको शो किया जाता है। अब इनकी कंटूर लाइंस जो है वो किस तरह की होती है, इनकी कंटूर लाइंस जो होती हैं वो ओवल शेप में होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनी होती है, कहीं पर ये पास होंगी, कहीं पर दूर होंगी, जो कि क्या है, इसके स्लोप को दिखाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से ये रिज जो है वो शो रहती है। अब यहाँ पर मान लीजिए क्या है, 700 है, ये 600 है, ये 500 है, ये 400 है एंड 300 है, ठीक है। अब इसका अगर हमें शेप भी देखना हो तो उसको हम देख सकते हैं कि शेप जो है वो किस तरह से आएगा, ओके। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन्हीं जो यहाँ पर दिया है नंबर्स, इन्हीं नंबर्स की यहाँ पर लाइन जो है वो हम खींच लेंगे। ये हमारा हो गया 300, 400, 500, 600 एंड 700, ओके। अब यहाँ पर लिख भी देते हैं 300, 400, 500, 600 एंड 700। अब क्या है, कंटूर लाइंस इमेजिनरी लाइन होती हैं जो कि क्या करती हैं, समान ऊंचाई वाले भागों को मिलाने का काम करती हैं। अब इसके द्वारा हम क्या करेंगे, इनको मिलाएंगे। तो 700 को 700 वाले से मिला लेंगे, ओके। फिर आते हैं हम किस पर, 600।
600 को 600 वाली ये लाइन है इससे मिलाएंगे दोनों साइड पे। फिर क्या करेंगे, 500 को 500 से मिलाएंगे, ये रहा। इसके बाद 400, ठीक है, 100 से शुरू कर सकते हैं कि मतलब नीचे वाला जो नंबर है 300 से, ठीक है। तो ये हमारा आ गया यहीं पर। फिर आता है हमारा 400 के बाद ये 300 वाला। अब हम देखेंगे, देखिए इसका शेप जो है वो किस तरह का बनेगा। चलिए देखते हैं फटाफट हम लोग इसका शेप किस कलर से देखा जाए। चलिए ग्रीन से देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये आपको चेन ऑफ हिल्स जो है वो देखने को मिलेगी। ये देखिए ये एलिवेटेड एरिया है जिसके क्या है दोनों तरफ हमें स्लोप देखने को मिल रहे हैं और इसका पास होना या दूर होना जो कि इसके स्लोप को दिखाता है, ठीक है। चलिए इस तरीके से रिज जो है वो हमको एक टोपो शीट पर शो होता है, या फिर कह सकते हैं ये उसका कन्वेंशनल सिंबल है रिज का। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पॉट हाइट। स्पॉट हाइट जो कि क्या है सी लेवल से, स्पॉट हाइट सी लेवल से किसी जगह की हाइट को शो करता है। अब ये स्पॉट हाइट जो है वो किस तरीके से शो करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। स्पॉट हाइट को किस तरीके से शो करते हैं ये आपको दिखेगा एक टोपो शीट में किस तरीके से, एक डॉट के द्वारा, ठीक है। जैसे यहाँ एक डॉट जो है वो बना है, इसके साथ ही साथ लिखा है 240, डॉट बना है 340। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ये एरिया जो है वो ऊंचा एरिया है, एलिवेटेड एरिया है जो कि सी लेवल से इसकी हाइट लिखी गई है, ठीक है। सी लेवल से 240 मीटर ये ऊंचा है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये पोर्शन जो है ये भी ऊंचा है, सी लेवल से 340 मीटर ये ऊंचा है, ठीक है। तो इस तरीके से स्पॉट हाइट के द्वारा सी लेवल से किसी जगह की हाइट जो है उसको शो किया जाता है। अब बात करते हैं रिलेटिव हाइट। ये जो रिलेटिव हाइट है जिसको हम लोग आर के द्वारा शो करते हैं, ये क्या है, रिलेटिव हाइट जो है जैसे नाम से समझ में आ रहा है, रिलेटिव हाइट आसपास की जो जगह होगी उससे हाइट को या डेप्थ को ये शो करता है। रिलेटिव हाइट या रिलेटिव डेप्थ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। जहाँ पर डेप्थ हम बोल रहे हैं तो वो डेप्थ को शो करेगा और जहाँ पर हाइट बोल रहे हैं वो हाइट को शो करेगा। तो रिलेटिव हाइट जो है वो आसपास की जो लैंड होती है या एरिया होता है उससे हाइट को शो करता है। यहाँ पर ध्यान रखना है स्पॉट हाइट सी लेवल से हाइट को दिखाता है, बट ये क्या है आसपास का जो एरिया होता है उससे हाइट को दिखाता है। जैसे अगर हम एक टोपो शीट को देखें, है ना, टोपो शीट को अगर हम देखें तो उसमें सैंड ड्यून्स जो है वो किस तरीके से शो होंगे। सैंड ड्यून्स हमने जिक्र किया था कि सैंड ड्यून जो है इस तरीके से ब्राउन डॉटेड जो है वो बने हुए होते हैं। ये सैंड ड्यून्स क्या है भाई, हवा जो है अपने साथ सैंड जो है उसको उड़ा कर ले जाती है और किसी जगह पर उसको कलेक्ट करती जाती है, जिसकी वजह से वहां पर ड्यून्स ऊंचा एरिया जो है वो बन जाता है जिसे हम ड्यून्स कहते हैं, है ना। तो सैंड ड्यून्स किसी जगह पर बना है। अब ये जो सैंड ड्यून यानी ये कोई ऊंचा सा एरिया जो है सैंड के जमा होने से बन गया। अब इसके आसपास का जो एरिया है वो कैसा है, वो नीचा है। तो यहां से यहां तक की जो हाइट है इसी को हम कहेंगे क्या, रिलेटिव हाइट। अब ये जो रिलेटिव हाइट है इसको किस तरीके से शो करते हैं वो भी हम समझेंगे। इसके अलावा मान लीजिए कोई एम्बैंकमेंट है, ठीक है, यानी झील वगैरह है, उसके किनारे क्या है वो बनाए, किनारे जो है वो बना दिए गए फ्लड वगैरह से बचने के लिए, ठीक। तो वहां पर भी रिलेटिव हाइट जो है वो शो होती है। जैसे देख लेते हैं हम लोग। अच्छा ये पहले इसकी बात करते हैं। तो ये सैंड ड्यून बना है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए इसकी हाइट जो है वो कितनी है, 1.5 मीटर, या हम कह सकते हैं इसकी हाइट जो है वो 2 मीटर है, ठीक है। तो इसको क्या है 2r से इसको शो किया जाएगा। किससे शो किया जाएगा, 2r से शो किया जाएगा। वहीं पर कहीं किसी टोपो शीट में अगर हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसा एरिया जो है वो शो हो रहा है, ये है, ये ब्लू है, यानी ये क्या है वाटर को शो कर रहा है, और वहीं वाटर जो शो हो रहा है उसी पे ही क्या है इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो बना है। अगर ये बना है और साथ ही साथ यहाँ पर लिखा है 2r, ठीक है, 2r लिखा है, तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ये जो कह सकते हैं झील है मान लीजिए, ठीक है, लेक है, तो सॉरी ये जो लेक है यहाँ से जो एम्बैंकमेंट बना है यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये 2 मीटर है, ठीक है। तो ये उसको शो कर रहा है कि ये जो किसी जगह की ऊंचाई, तो इसको भी क्या है सी लेवल से नहीं लेते हैं, यहाँ पर जो इसका लेवल है वो माना जा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा,
ठीक है, जहां तक ये बिल्कुल ऊपरी बाउंड्री जो ये बन गई और यहाँ पर, ठीक है, तो ये बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये 2r है। ओके, तो इस तरीके से इसको शो किया जाता है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं रिलेटिव हाइट, अब रिलेटिव हाइट जहां पर क्या है, इसको ब्लैक या ब्राउन से शो किया गया है, वो हाइट अच्छा हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं एक टोपो शीट में रिलेटिव हाइट और रिलेटिव डेप्थ दोनों ही शो किया जाता है ना। तो जहां पर रिलेटिव हाइट होगी उसको ब्लैक या ब्राउन कलर से इस डॉट जो है वो देकर और 2r लिखा है, या फिर यहाँ एम्बैंकमेंट का है तो एम्बैंकमेंट का पिक्चर जो है वो बनाकर, ठीक है, उसका साइन बनाकर, अभी आगे हम लोग एम्बैंकमेंट देखेंगे तो उसका साइन बनाकर यहाँ पर 2r लिखा है, यानी कि इसका जो डिस्टेंस है, ये ऊंचाई जो है, हाइट जो है, ये 2r है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने समझा। अब अगर क्या है, किसी उसमें हम देख रहे हैं, किसी टोपो शीट को हम देख रहे हैं, वहां पर क्या है, ब्राउन कलर से 2r लिखा है, स्पॉट है और 2r लिखा है, इसका मतलब कि ये क्या है, ये हाइट को शो कर रहा है। वहीं पर अगर ये ब्लू कलर से 2r लिख गया तो इसका मतलब ये क्या है, पानी के अंदर की गहराई। जैसे मान लीजिए एक स्विमिंग पूल है तो उसका ऊपरी हिस्सा जो है वहां से उसकी गहराई कितनी है उसको वो शो कर रहा है। ठीक है, तो उसको ब्लू कलर से शो किया जाएगा। ठीक है, रिलेटिव हाइट आसपास की जो भी लैंड है उससे ऊंचाई को दिखा रहा है। या मान लीजिए कहीं पर क्या है, पानी का टैंक बना है, अब जो पानी का टैंक बना है तो वहां पर जो जमीन है उससे ये टैंक है, इसकी ये जो हाइट है इसको ये शो कर रहा है। तो 2r के द्वारा या 3r, मतलब जो भी ये रहेगा, इसके द्वारा इसको शो किया जाता है एक टोपो शीट पर। ठीक है, ये हो गई आपकी रिलेटिव हाइट, जो कि r के द्वारा, नंबर और प्लस r के द्वारा शो करते हैं। फिर बात करते हैं फायर लाइन। जंगल में आग लगती रहती है तो उससे, उस फायर को लगने से बचाने के लिए फायर लाइन जो है वो होती है। अब ये जो फायर लाइन होती है ये किस तरीके की होती है वो हम समझेंगे। फायर लाइन अगर हम देखेंगे तो ये ब्लैक कलर की डैश डैश वाली लाइन होती है। ये जंगल में अंदर लगभग 5 मीटर तक ये बिछी होती है। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं कॉजवे। अब ये कॉजवे क्या होता है, कॉजवे कोई रिवर, ठीक है, रिवर होती है। आपने देखा है कुछ रिवर जो है वो कुछ टाइम के बाद सूख जाती हैं, उसमें हमेशा पानी देखने को नहीं मिलता। जब वो सूख जाती हैं तो लोग क्या है, उससे आने जाने का अपना रास्ता बना लेते हैं। जब तक क्या है उसमें पानी रहेगा तो उस तरीके से वो रास्ता नहीं बन पाएगा कि इसलिए लोग जो है आ जा सकें। लेकिन जब वो सूख गई तो अपना आराम से, भाई बहुत ज्यादा घूम के जाने से अच्छा ये छोटा रास्ता है, ये हमने ले लिया है ना। तो इस तरीके से वहां पर लोग जो है वो रास्ता बना लेते हैं, उसी को कॉजवे कहते हैं। जैसे ये क्या है, कोई रिवर है, ठीक है, रिवर कोई स्ट्रीम है जिसमें क्या है, पानी था, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं ना ब्लैक से शो हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ड्राई हो गई। ये भी ध्यान रखना है कि ब्लैक से शो हो रहा है, इसका मतलब ड्राई हो गई है। अब इसमें से क्या है, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। ये क्या शो कर रहा है, कॉजवे को शो कर रहा है। ठीक, यही हो गया कॉजवे। अब बात करते हैं कॉन्टूर्स। जैसा भी पहले हमने समझा कि कॉन्टूर्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, समान ऊंचाई या समान गहराई वाले प्लेसेस को जोड़ने वाली इमेजिनरी लाइन होती हैं। जहां पर हम देखें वैली बन रही है वहां भी कॉन्टूर लाइंस जो है इनका यूज हो रहा होता है, और जहां पर क्या है, जहां पर वैली है वहां पर भी, और जहां पर माउंटेन है या ऊंचाई एलिवेटेड एरिया दिखाया जा रहा है वहां पर भी क्या है, कॉन्टूर्स बनते हैं। अब ये कॉन्टूर्स जो है ये किस तरीके के होते हैं, ब्राउन कलर की इस तरीके से लाइन जो है वो बनती है। अलग अलग कॉन्टूर्स जो है अलग अलग चीजों को शो करते हैं, है ना। अभी पहले हमने रिज का ही देखा है ना, तो ये हो गया मान लीजिए 400, ये हो गया 300, 200 एंड 100। ठीक है, और इसका जो ड्रॉ करेंगे हम फीचर वो उसी तरीके से जैसे हमने रिज का देखा था। ओके, तो कंटूर लाइंस हमें बहुत तरह की देखने को मिलती हैं, बट वो क्या है, ब्राउन कलर से शो होती हैं। जैसे कहीं पर आप देखेंगे कंटूर लाइंस जो है वो कुछ ऐसी बनी हुई होती हैं, सॉरी यहाँ से कुछ ऐसा बना हुआ होता है ना। अब इसका अगर हम लोग पिक्चर बनाएंगे कि किस तरीके से ये ड्रॉ होके इसका शेप आ रहा है वो हमें पता लग जाएगा। ओके, तो ये हो गई कॉन्टूर्स। अब बात करते हैं बारकिश क्या है ये भी जानेंगे। बारकिश कहीं पर क्या है, आपको वेल बना हुआ दिखा है। ये वेल क्या है, हम देख रहे हैं ब्लू कलर से बना है, ब्लू कलर से बना है, इसका मतलब ये जो वेल है इसमें पानी है। ओके, तो जब इसमें पानी है, ये ब्लू कलर से बना है, लेकिन इसके बगल में अगर बारकिश लिखा हुआ है जो कि किसे ब्लैक कलर से ही लिखा रहेगा। ठीक है, तो बारकिश अगर लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका जो पानी है वो खारा है, वो पीने लायक नहीं है। अच्छा, कॉजवे अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे, तो कॉजवे में एक चीज रह गई कि कॉजवे जिसको हमने समझा कि ये रूट जो बन जाता है
किसी ड्राई स्ट्रीम या ड्राई रिवर पर, उसको हम कहते हैं कॉजवे। ओके, तो ये ड्राई होना इसका किस चीज का सिंबल है? इसका ये सिंबल है कि इस जगह पर या तो बारिश कम होती है, इसी वजह से क्या है ये सूख गया, या फिर ये क्या है यहाँ पर सीजनल रेनफॉल होती है, यानी कि हर समय बारिश नहीं होती है तो इसमें बारिश का ही पानी रहता है। ठीक है, और जब बारिश क्या है सीजन नहीं है उसके बाद ये सूख जाता है। चलिए, बारिश जो है ये भी हमारा हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं किसकी बात? डिप्रेशन। अब ये डिप्रेशन जो है वो किस तरीके से शो होता है और ये है क्या? तो डिप्रेशन जहां पर सैंड ड्यून्स होते हैं, सैंड ड्यून्स अभी हमने समझा था ना कि सैंड ड्यून्स क्या होते हैं। देखिए, सैंड ड्यून्स जो है वो एक टोपो शीट में हम देखें तो ब्राउन कलर के डॉट्स, ये हो गया ब्राउन कलर के डॉट्स जो है इनके द्वारा सैंड ड्यून्स जो है ये शो होता है। ठीक है, डॉट्स रहेंगे, यहाँ लाइन आ जा रही है, तो डॉट्स रहते हैं जिनके द्वारा सैंड ड्यून्स जो है इनको शो किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज हम ध्यान देंगे, हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की। अब ये सैंड ड्यून्स बनते कैसे हैं? तो सैंड ड्यून्स ऐसे बनते हैं कि जो रेतीला एरिया होता है, या कह सकते हैं जो सैंडी एरिया होता है, वहां पर जब हवाएं चलती हैं तो हवा अपने साथ बालू जो है, सैंड जो है, उसको भी उड़ा कर ले जाती है। जब वो क्या करती हैं, एक जगह की सैंड दूसरी जगह पर उड़ा कर ले जाती हैं और उस जगह पर वो कलेक्ट होती जाती है सैंड, तो उसके बाद वहां पर क्या है ड्यून्स बन जाते हैं, या कह सकते हैं कुछ एलिवेटेड एरिया जो है वो अलग अलग शेप का वो बन जाता है। तो उस जो एलिवेटेड एरिया है उसी को हम कहते हैं सैंड ड्यून्स। अच्छा, इसके अलावा जहां से रेत जो है, सैंड जो है वो उड़ कर गई है, उस जगह क्या है गड्ढे हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं डिप्रेशन। और इनको शो किया जाता है, ये जो डिप्रेशन है इसको शो किया जाता है एक टोपो शीट में। आप देखेंगे इस तरीके से शेप जो है वो बनाकर इसमें DEP लिखा होता है, यानी कि यहाँ पर क्या है सैंड ड्यून्स कहीं पर बने होंगे और यहाँ की सैंड जो है वो कहीं पर उड़कर चली गई होगी, तो इस वजह से यहाँ की सैंड जो है वो गायब है, इस जगह पर गड्ढे बन गए। ठीक है, तो ये उसको शो करता है। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखेंगे, स्टोनी वेस्ट हो गया, शीट रॉक हो गया, रॉक आउट क्रॉप हो गया एंड ब्रोकन ग्राउंड हो गया। ये चारों हमको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? हम एक टोपो शीट अभी हम लोगों ने देखी थी, तो हमने देखा था कि कुछ पोर्शन जो था वो ग्रीन था, जो फॉरेस्ट एरिया को शो कर रहा था, वहीं पर कुछ येलो एरिया था जो कि क्या शो कर रहा था, कल्टिवेबल लैंड जो थी उसको शो कर रहा था। वहीं पर कुछ एरिया था जो कल्टिवेबल लैंड हमने देखी थी, वहीं पर कुछ व्हाइट कलर के पैचेस थे, जिसको हमने डिस्कस भी किया था कि इस व्हाइट कलर से क्या शो किया गया है, बैरन लैंड या अनकल्टिवेबल लैंड जो है उसको शो किया गया है। तो यहाँ पर ये चार जो जिसको हम लोगों ने मार्क किया है, ये चारों शो करते हैं कहाँ पर, जो व्हाइट पैचेस हमने देखे थे उसी व्हाइट पैचेस पर ये जगह जगह होते हैं, जिससे क्या है, जिससे हमें ये अंदाजा लगता है कि यहाँ की लैंड जो है वो बैरन है या अनकल्टिवेबल है। तो किस वजह से है, हमें उस वजह का भी पता चलता है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं स्टोनी वेस्ट की। स्टोनी वेस्ट जहां पर क्या है, किस तरीके से ये होता है स्टोनी वेस्ट, ये भी हम समझेंगे। इस तरीके से स्टोन्स जो हैं वो बने होते हैं। ठीक है, मतलब इसको शो करने का भी तरीका हम जान रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से बना होता है और यहाँ पर स्टोनी वेस्ट जो है वो लिखा होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस जगह की जो लैंड है वहां पर क्या है, रॉक्स हैं, बड़े बड़े रॉक बोल्डर्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जिसकी वजह से कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, इस वजह से लैंड जो है वो बैरन है। नेक्स्ट है शीट रॉक। नाम से समझ में आ रहा है रॉक की शीट होगी। बिल्कुल, यहाँ पर क्या है, जो रॉक्स होते हैं वो पूरी तरह से बिछे हुए होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, कल्टीवेशन कहाँ होगा, जहाँ पर फर्टाइल सॉइल होगी। यहाँ पर क्या है, शीट रॉक है, मतलब रॉक्स जो है उनकी पूरी शीट जो बिछी है, या कह सकते हैं रॉक्स या पत्थर जो है वो पूरे बिछे हुए, जिसकी वजह से यहाँ पर भी कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं होता है। इसको कैसे शो करते हैं? इसको भी इसी तरीके से, जो व्हाइट पोर्शन होता है वहां पर शीट रॉक लिखा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रॉक आउट क्रॉप। तो रॉक आउट क्रॉप की बात करें, ये क्या है? तो रॉक आउट क्रॉप जो होता है, पहले तो जानेंगे इसको शो कैसे करते हैं, है ना। ये शो होता है कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है। तो जो व्हाइट पोर्शन होगा वहां पर आपको इस तरीके से ये दिखेगा, है ना, और साथ ही वहां पर रॉक आउट क्रॉप जो है वो भी लिखा होता है, इस तरीके से शो होता है। अब ये क्या है? ये भी क्या है, अनकल्टिवेबल लैंड है। ये भी वही व्हाइट पैचेस जो होते हैं उस पर ही बना होता है। रॉक आउट क्रॉप का क्या मतलब है कि जो सब सॉइल होती है यहाँ पर वो दिखने लगती है। इसका मतलब कि जैसे कोई एरिया है जहाँ पर क्या है वो बहुत ही पथरीला है, बस ऊपर क्या है, ऊपर एक पतली सी लेयर जो है वो मिट्टी की है, बाकी उसके नीचे क्या है, एरिया पथरीला है। तो इस वजह से भी क्या है कि वहां पर कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जड़ों को नीचे तक जाना है ना।
बस एक पतली लेयर जो है वो मिट्टी की बिछी है, बाकी पथरीला एरिया है। तो बात वही हुई जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस वजह से यहाँ पर क्या है, कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है सर्वे ट्री। तो आपने देखा होगा जब आप कहीं पर जाते होंगे, जगह जगह पर क्या है, ट्री होते हैं, ओके उनको क्या है बीच से कट करके उन पे नंबर लिखा हुआ होता है ना, वो होते हैं सर्वे ट्री। तो ये सर्वे ट्री जो है वो किस तरीके से शो होता है एक टोपो शीट में, इस तरीके से ट्री जो है वो बना हुआ होगा और यहाँ पर कुछ भी नंबर जो है पड़े होते हैं, वो नंबर इस तरीके से लिखा होगा 340, 240, 200, इस तरीके से जो भी कह लीजिए। अब बात करते हैं एम्बैंकमेंट। कोई लेक या पॉन्ड जो है उसमें क्या है, उसको फ्लडिंग से रोकने के लिए, ठीक है, उसके किनारे जो है वो बनाए जाते हैं, जिससे क्या है उसकी वजह से फ्लड ना आए। तो इसको किस तरीके से बनाया जाता है ये भी हम समझ लेते हैं। ये भी इस तरीके से ऐसे बना होगा और यहाँ पर क्या है कि ये क्या है, ये एक पॉन्ड या फिर लेक है, जिसको क्या है, जिसकी वजह से उसको फ्लड से रोकने के लिए क्या है ये बनाया गया होता है, जो कि ये शो करता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने बोला लेक है या पॉन्ड है, तो इसको क्या होगा, ब्लू कलर से ये शो हो रहा होगा और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बाउंड्रीज जो है वो दी गई हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका एम्बैंकमेंट की, मतलब किसी चीज के किनारे में जो है वो बनाना। ठीक, नेक्स्ट है स्टोन क्वेरी। स्टोन क्वेरी जो है यानी क्वेरी, यहाँ पर क्वेरी माइनिंग जो है वो की जाती है एक तरीके से। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है स्टोन क्वेरी, इसी तरीके से लिखा होता है। ये शो करता है कि इस लोगों का, इस जगह के लोग जो होंगे उनका ये एक ऑक्यूपेशन होगा। ब्रोकन ग्राउंड। अभी ब्रोकन ग्राउंड क्या है इसको भी समझ लेते हैं। अभी पहले भी हमने ब्रोकन ग्राउंड तो खैर देख ही लिया है ना, कि इस तरीके से ये शो होता है, जो कि क्या होता है कि ब्रोकन ग्राउंड जब क्या है, ये रिवर्स जो है उनके आसपास वाला रिवर्स के आसपास वाला एरिया जो होता है उसमें बना हुआ होता है, जो कि ये शो करता है कि इस जगह पर क्या है फ्लड आते होंगे। और इस वजह से क्या है यहाँ की, ये भी क्या है, ये भी यही वाइट पैचेस पे ही शो होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ की जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं है, क्योंकि जब फ्लड आता है तो इसकी लेयर जो है वो चली जाती है फ्लड के साथ, और वो सेडिमेंट्स जो फ्लड अपने साथ कैरी करती है उसको डिपॉजिट कर देती है दूसरी जगह पर। ठीक है, और अपने साथ ले आती है, और ये जगह की सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं रह जाती है, जिस वजह से ये अनकल्टिवेबल लैंड बन जाती है। चलिए बात करते हैं डिग्गी। डिग्गी जो होता है वो वाटर टैंक होता है, जो कि ऑब्वियस है, जैसा हम टैंक सुन रहे हैं तो ये वाटर स्टोर करने के लिए काम में आता है। ब्लू कलर से इसको शो किया जाता है। अब बात करते हैं साइफन। साइफन जो होता है ये एक टोपो शीट जो होती है उस पर साइफन लिखा हुआ होता है, और साइफन जो है ये एक कैनाल स्ट्रक्चर है। साइफन एक कैनाल स्ट्रक्चर है जिसका यूज जो है अलग अलग वाटर बॉडीज, जैसे डिचेज हो गए, रिवर हो गई, ठीक है, तो ये जो वाटर बॉडी या और भी कोई वाटर बॉडी हो गई, तो वाटर बॉडी से इसको कनेक्ट किया जाता है और फिर इसके द्वारा पानी जो है इरिगेशन के लिए पहुंचाया जाता है। ठीक है, साइफन जो कि प्रिंट रहेगा, अ साइफन इज वन ऑफ द कैनाल स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर इरिगेटिंग फार्मलैंड। ठीक है, तो जैसे क्या है, हमने बात किया किसी भी वाटर बॉडी से इसको कनेक्ट किया जाता है। ये मान लीजिए कोई वाटर बॉडी है जो जा रही है, अब यहाँ पर क्या है, साइफन जो है वो लिखा भी रहेगा और इस तरीके से इससे कनेक्ट रहेगा। ये क्या करेगा, ये इरिगेशन के लिए पानी पहुंचाने का काम करेगा। कैनाल स्ट्रक्चर ये है, ओके, जिससे क्या है इरिगेशन फैसिलिटी लोगों को मिलती है। एक्वेडक्ट, ये भी क्या है, ये भी प्रिंट रहता है, ये भी प्रिंट मिलेगा एक टोपो शीट पर। एक्वेडक्ट जो है ये लंबी दूरी तक पानी पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ पर इसकी बात हम करें, ये क्या है, आर्टिफिशियल कैनाल होता है, लंबी दूरी तक पानी पहुंचाने का काम करता है। किसके जरिए, ब्रिज या सुरंग जो होती हैं इनके जरिए ये पानी पहुंचाने का काम करता है। ओके, प्रिंटेड ऑन द सर्वे शीट एन आर्टिफिशियल चैनल फॉर कन्वेइंग वाटर, टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रिज कैरिंग अ कैनाल। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लूज। आपने सुना होगा कई जगह पर स्लूज गेट होते हैं ना, तो ये स्लूज क्या है, ये वही गेट ही है। स्लूज गेट जो होता है वो वाटर कंट्रोल करने का काम करता है और ये मूवेबल भी होता है। जब जरूरत होती है तो इसको क्या है, वाटर फ्लो करने के लिए ओपन कर दिया जाता है। आपने सुना होगा स्लूज गेट जहां पर होते हैं वहां पर क्या है, अगर फ्लड जो है वो बहुत ज्यादा आती है, जब वो कंट्रोल नहीं हो पाता है तब स्लूज गेट जो है वो खोल दिया जाता है और पानी जो है फिर वो एरिया में आ जाता है, वरना स्लूज गेट जो है तब तक वो उसे कंट्रोल कर रहा होता है। ओके, तो ये हो गया स्लूज। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।